हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम कमाल की चल रही होगी। तो मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि वीक फोर्सेस के बारे में। जो हमारा वैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन हम इसको यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में डील करेंगे क्योंकि कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ओवरलैप करते हैं। तो क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे हम यहाँ पे डील करेंगे। शुरू करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज यानी कि वीक फोर्सेज हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो अट्रैक्टिव हो सकते हैं, एक हमारे रिपल्सिव हो सकते हैं। जनरली अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बोला जाए तो हम बाय डिफॉल्ट यही मान के चलते हैं कि हमारे से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज की ही बात करी गई है। अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेज हमारे फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं हमारे वॉन्डरवॉल फोर्सेज, दूसरे हो सकते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। वॉन्डरवॉल फोर्सेज वो होते हैं जिसमें जो हमारी एनर्जी रिलीज जो होती है वो लेस देन 8 किलो जूल पर मोल होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 किलो जूल पर मोल होती है। यानी कि 8 किलो जूल और उससे ज़्यादा की एनर्जी अगर रिलीज होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला केस होगा, और उससे कम एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो वॉन्डरवॉल फोर्सेज होंगे। वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी फर्दर हमारी तीन टाइप की हो सकती हैं। एक होती है हमारी कीसम फोर्सेस जिसको हम वीक डाइपोल डाइपोल फोर्स भी बोलते हैं। दूसरी होती है हमारी डेबाय जिसे हम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल भी बोलते हैं। तीसरी होती है हमारी डिस्पर्जन या लंदन फोर्सेस जिसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस भी बोलते हैं। अच्छा, वैसे तो वीक फोर्सेस बोला तो वीक फोर्स में का मतलब क्या हुआ? तो वीक फोर्स का मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस पे वर्क नहीं करती है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमारा छोटा होना चाहिए। कितनी रेंज होती है, क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। लेकिन बहुत अगर ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा तो ये फोर्सेस वर्क नहीं करेंगी, इसी वजह से हम इनका नाम वीक फोर्सेस बोलते हैं। अच्छा, अब वीक फोर्स बोला तो ये स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या आ गई? तो बेसिकली ये एक रिलेटिव बात है कि डाइपोल डाइपोल फोर्स हम आगे देखेंगे कि क्या होती है। तो आगे हम देखेंगे कि दो तरीके की होती हैं, एक होती है वीक डाइपोल डाइपोल फोर्स और एक होती है स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो ये एक रिलेटिव बात है। स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स भी है हमारी वीक फोर्स ही, लेकिन इन कंपैरिजन टू वीक डाइपोल डाइपोल फोर्स वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन है। अभी इसको नोट करो, फिर हम आगे डिटेल करेंगे इस चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कि परमानेंट डाइपोल और टेम्पररी या इंस्टेंटेनियस डाइपोल में हमारा क्या फ़र्क होता है। तो बेसिकली हमारा जो परमानेंट डाइपोल होता है, जो हमारा परमानेंट डाइपोल होता है वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसी? अब जैसे कि हमारा हो गया HCl। सपोज हमारा एक एग्जांपल लेते हैं, हम इसको सब मिटा देते हैं, इसको अच्छे से लिखते हैं दोबारा। ठीक है, एक पेज ले लेते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं। सपोज हमारा एक एग्जांपल है HCl। तो मुझे बताओ कि HCl में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा ये इसको क्लोरीन अपनी तरफ हल्का सा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आएगा, ऑब्वियसली आएगा। ठीक है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो ये इंड्यूस हुआ, क्यों इंड्यूस हुआ? ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। इस वजह से हमारा एक ये इंड्यूस हुआ चार्ज, और ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ ये क्या हमारा कंप्लीट चार्ज है? नहीं, कंप्लीट चार्ज नहीं है। कंप्लीट चार्ज तो हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के ऑर्डर का होता है। ठीक है, उसके ऑर्डर का हमारा जो चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट चार्ज बोलते हैं। लेकिन ये तो हमारा पार्शियल चार्ज है, तभी इसको हम डेल से लिखा। तो इसको हम कंप्लीट आयन तो नहीं बोल सकते। तो आयन ना बोल के अगर यहाँ पे सपोज हमारा ऐसे होता Cl पे पूरा का पूरा चार्ज आता तो Cl-1 हो जाता, तो अब हम इसको आयन बोलते। लेकिन ये आयन नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो पार्शियल चार्ज इंड्यूस हुआ है। तो अगर पार्शियल चार्ज इंड्यूस हुआ है तो हम इसको आयन ना कह के क्या कह देंगे? डाइपोल कह देंगे। ठीक है, और डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करते हैं। इस तरीके से हम डाइपोल की डायरेक्शन डिनोट करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है,
फिजिक्स में बात करें तो इसी चीज़ को हम उल्टा करते हैं। केमिस्ट्री में हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करते हैं डायरेक्शन डायपोल की, फिजिक्स में उल्टा करते हैं। ठीक है, ये बात भी हमें समझ में आई। ठीक है, तो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, इस वजह से हमारा क्या आया यहाँ पे, डायपोल मोमेंट इसका कुछ होगा और डायपोल मोमेंट की हमने डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कर दी। ठीक है, अच्छा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हम बात करें तो फिर सपोज हमारा CH4 है, इस तरीके से हमारा टेट्राहेड्रल शेप होती है उसकी। ठीक है, CH4, क्या इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है? ऑब्वियसली है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की वजह से डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर आएगी, इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इधर आएगी, इस बॉन्ड की वजह से इधर आएगी और इस बॉन्ड की वजह से इधर आएगी। लेकिन क्या होगा, लेकिन क्योंकि ये सारे हमारे जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है टेट्राहेड्रल शेप में, यही बॉन्ड एंगल होता है sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। तो जो डायपोल मोमेंट है वो इधर इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। तो जब हम इसको नेट निकालेंगे, नेट कैसे निकालेंगे, वेक्टर एडिशन करके। तो वेक्टर एडिशन करके जब हम इसका नेट डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो इसका नेट डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें पूरे मॉलिक्यूल में जो नेट डायपोल मोमेंट बचेगा उससे हम बताएंगे कि डायपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का कितना है। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में कि कार्बन हाइड्रोजन में यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस था, लेकिन तब भी डायपोल मोमेंट 0 है, क्योंकि हम नेट डायपोल मोमेंट देखेंगे सिर्फ एक कार्बन हाइड्रोजन में थोड़ी देखना है। यहाँ तो हमारा एक ही के बीच में एक ही बॉन्ड में हमें चेक करना था, क्योंकि एक ही बॉन्ड था वहाँ पे। यहाँ पे तो हमारे 4 बॉन्ड है, तो हर बॉन्ड में हम चेक करेंगे, उसके बाद रिजल्टेंट निकालेंगे। क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टोरियल क्वांटिटी है तो वेक्टर लॉस को फॉलो करेगा, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, वेक्टर लॉस को फॉलो भी करता है। तो एक डायपोल मोमेंट एक वेक्टोरियल क्वांटिटी है और उस वेक्टर लॉस के हिसाब से ही हम उसको डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये बात हमें समझ में आ गई। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल लें, सपोज हमारा CH3F, CH3F की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, इसका डायपोल मोमेंट अगर हम बताएं तो इसका बताएं कि यहाँ पे कैंसिल आउट तो नहीं होने का, क्योंकि देखो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड की वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा और इसकी वजह से इधर होगा। तो हमें अगर एग्जैक्ट ना भी बता पाए तो इतना तो बताएंगे कि इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो इसका डायपोल मोमेंट अगर 0 नहीं होगा तो हमारे लिए इतनी बहुत जानना बहुत है। अगर कैलकुलेट करना हो तो हम वेक्टर मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो इतनी बात समझ में आई। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हमारा डायपोल मोमेंट ऐसे 0 आए और जिसमें नहीं आए, इनमें क्या फ़र्क है? अगर 0 आया तो हम क्या बोलेंगे, इसमें परमानेंट डायपोल नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो डायपोल आना चाहिए था, जो डायपोल बनना चाहिए था, वो डायपोल नहीं बना, मतलब इसमें परमानेंट डायपोल एब्सेंट है। अच्छा, और अगर इसमें बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से फ्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इससे? इससे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से डायपोल मोमेंट है कुछ, यानी कि हम कह सकते हैं कि परमानेंट डायपोल जो है इसमें वो प्रेजेंट है, और हमारा म्यू जो है डायपोल मोमेंट जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो परमानेंट डायपोल की हमें एक बात समझ आई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक फाइनल एग्जांपल और ले लें, ठीक है, सपोज हमारा क्लोरीन है Cl2। ठीक है, तो Cl2 है, अब इसमें अब बताओ इसमें हमारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन क्या किसी भी क्लोरीन एटम की, यानी कि दोनों क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस है नहीं, यानी कि हमारा डेल्टा En कितना है, 0 है। और अगर डेल्टा En 0 है तो हमारा जो इंड्यूस चार्ज होंगे वो नहीं होंगे, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस ही नहीं होने का मतलब डायपोल प्रोड्यूस ही नहीं होगा, मतलब इसका हमारा डायपोल मोमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब इसमें परमानेंट डायपोल नहीं है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है और साथ ही साथ परमानेंट डायपोल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो परमानेंट डायपोल इंड्यूस हो ही जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो परमानेंट डायपोल होगा, यानी कि म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं,
पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला जो हो गया, ये क्या हो गया, HCl हमारा पोलर हो गया, ठीक है। CH4 हमारा क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। नॉन पोलर ऐसे नहीं बोलना है, फिर बता रहा हूँ कि कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो ये पोलर है। ओवरऑल आपको देखना है, ओवरऑल तो डाइपोल मोमेंट इसका 0 आ रहा है ना, मतलब परमानेंट डाइपोल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से नॉन पोलर हो गया, ठीक है। CH3F की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, पोलर हो गया, इसमें डाइपोल मोमेंट है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है। Cl2 की बात करें तो हमारा नॉन पोलर हो गया, इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट एब्सेंट है। ये बात हमें समझ में आ गई, आगे बढ़े, ठीक है। तो यही हमारी बात थी कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट हमारा कैसे आता है, इट अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आता है, ठीक है। और जो टेम्पररी डाइपोल, अब ये क्या है, एक ही नई चीज क्या है, एक परमानेंट है तो दूसरी चीज टेम्पररी है। तो टेम्पररी या इंस्टेंटेनियस डाइपोल का क्या मतलब है, बेसिकली इसका हमारा बात आती है कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि कभी उनका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये क्या बोल दिया, ठीक है। तो इस बात को भी समझते हैं। जैसे कि हमारा कोई सिंगल एटम वाला है चीज, सपोज हीलियम है। तो हीलियम की बात करें, अभी नॉर्मल बात करते हैं, पहले हीलियम है। तो हीलियम हमारे पता है एटम हमारे कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। एटम हमारे क्या है, स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल एटम है, ठीक है। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करें तो ये कैसा होगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन जो भी इसके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो सारे एक सिमेट्रिकल फैशन में होंगे। और इसका हमारा डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा, मतलब इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, परमानेंट डाइपोल नहीं है, यानी कि ये नॉन पोलर है। इतनी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है, मतलब कि ये नॉन पोलर है, क्योंकि इसका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, नॉन पोलर था, परमानेंट डाइपोल नहीं था, लेकिन फॉर एन इंस्टेंट डाइपोल आ सकता है, और उसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोलेंगे। अब फॉर एन इंस्टेंट डाइपोल कैसे बन सकता है, यानी कि टेम्पररी डाइपोल कुछ बन सकता है। और टेम्पररी डाइपोल कब बनेगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हमारे इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहे थे, और इसी कांस्टेंट मूवमेंट की वजह से कभी कभी क्या हो सकता है कि दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास आ गए। अब दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास आ गए, या दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास आ गए, तो एक तरीके से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमारा सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन था। अब कि एक पल भर के लिए दो इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास आ गए, तो पल भर के लिए दो इलेक्ट्रॉन अगर पास आ गए तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो क्या होगा, हमारा एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ही हम क्या बोल देंगे कि इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया, यानी कि एक टेम्पररी डाइपोल यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस हो रहा है। फिर से समझो बात कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन था, इसकी वजह से परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं था। लेकिन क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहे हैं लगातार, और ऐसा हो सकता है कि हमारे दो इलेक्ट्रॉन पास आ गए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए, जिसकी वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ, एक साइड ऑफ एटम ज्यादा नेगेटिवली चार्ज हो गई और दूसरी तरफ ऑफ द एटम रिलेटिवली मोर पॉजिटिव चार्ज हो गई, जिसकी वजह से हमारा एक डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, यानी कि एक टेम्पररी डाइपोल प्रोड्यूस हो गया इवन इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये चीज हमारे पोलर मॉलिक्यूल में तो हो ही सकती है, क्यों, उसमें भी तो भाई कभी दो इलेक्ट्रॉन पास आके अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन वहां भी हो सकता है, सिमिलरली वहां भी टेम्परेरी डाइपोल्स क्रिएट हो सकते हैं। तो टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट हमारे पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल दोनों में ही क्रिएट हो सकते हैं। ऐसे समझो कि टेम्परेरी डाइपोल एक रैंडम फिनोमिना है, वो दोनों में से किसी में भी हो सकती है। लेकिन जो हमारा परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया, देखिए HCl में था या CH3F में था। इन केसेस में जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से डाइपोल मूवमेंट अराइज हो रहा था, उसको हमने परमानेंट डाइपोल बोला था, ठीक है। तो अब इसको नोट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब लिखो, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा पोलर मॉलिक्यूल,
और एक हो सकता है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंस होगा तो हमारा परमानेंट डाइपोल होगा, यानी कि इसमें म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमारा परमानेंट डाइपोल नहीं होगा, यानी कि इसमें हमारा म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल या टेम्परेरी डाइपोल तो एक रैंडम फिनोमेना था जो कि दो इलेक्ट्रॉन के पास आने की वजह से आ रहा था, तो वो तो दोनों में ही होगा, चाहे हमारा पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, तो दोनों में ही वो आ सकती है, तो यानी कि दोनों में ही हमारा म्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। पोलर मॉलिक्यूल की अगर एग्जांपल की बात करें तो हम कर सकते हैं, जैसे कि हमारा CH3Br हो गया, मैंने CH3F लेके बताया था, CH3Br लिख लेते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम, फ्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं फ्लोरोबेंजीन। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, HCl लिख सकते हैं। इसके अलावा हम SO2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नॉन पोलर में बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हीलियम लिख सकते हैं, या कोई और हम इनर्ट गैस कोई लिख सकते हैं। इसके अलावा CO2 लिख सकते हैं, ऑक्सीजन लिख सकते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन नाइट्रोजन कुछ भी लिख लो, क्लोरीन लिख लो, और क्या, मीथेन लिख लो। ठीक है, तो ये सारे हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गए। हो सकता है कि SO2 और CO2 में कंफ्यूजन आ रहा हो, तो देखो SO2 का शेप बेंट होता है, इस बात को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा CO2 कैसा होता है, CO2 तो हमारा लीनियर होता है। ठीक है, लीनियर होता है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, यानी कि अल्टीमेटली ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि हमारा नेट डाइपोल मोमेंट तो कितना 0 आ जाएगा, मतलब परमानेंट डाइपोल मोमेंट एब्सेंट है, और हमारा ये नॉन पोलर स्पीशीज है। लेकिन SO2 में क्या है, SO2 का क्या स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नहीं, SO2 का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करके नीचे भगा देते हैं, तो SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारा बेंट होता है। ठीक है, और SO2 का स्ट्रक्चर अगर ऐसा है तो ऑक्सीजन देखो इधर खींचेगा, क्योंकि सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और दूसरा ऑक्सीजन इधर खींचेगा। अब लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर किधर, लोन पेयर की तरफ ऊपर खींचेंगे। लोन पेयर ऊपर क्यों खींचेंगे, क्योंकि बिकॉज लोन पेयर इज ट्रीटेड लाइक अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो लोन पेयर नहीं, सॉरी नहीं, दो ही लोन पेयर होंगे, सॉरी। ठीक है, ठीक है, तो लोन पेयर किस तरफ खींचेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा। क्यों खींचेगा लोन पेयर ऊपर की तरफ, और लोन पेयर की तरफ से जाएगा क्यों नहीं, दूसरी तरफ क्यों नहीं जा रहा, बिकॉज लोन पेयर इज ट्रीटेड लाइक अ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, सल्फर का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में तो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और लोन पेयर हमारा नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन होता है ना डाइपोल मोमेंट का, तो इस वजह से ऊपर की तरफ डायरेक्शन आएगा, यानी कि लोन पेयर की तरफ एरो हमारा आता है। ठीक है, अब इन दोनों ऑक्सीजन की वजह से कुछ ना कुछ हमारा जो नेट आएगा वो किधर आएगा, खाली ऑक्सीजन की वजह से बात कर रहा हूँ तो नीचे आएगा, तो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाले ऑक्सीजन की वजह से, यानी कि इन दोनों का नेट रिजल्टेंट इधर आ गया। अब ये ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करने वाला, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन की वजह से था और दो ऑक्सीजन की वजह से था और ये दो लोन पेयर की वजह से है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होने वाली, तो ये ऑब्वियसली एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा इस केस में, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि लोन पेयर की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से जो हमारा खिंचाव होगा वो दोनों सेम नहीं होगा, यानी कि हमारा डाइपोल मोमेंट 0 तो नहीं होगा। मतलब ये भाई नॉन पोलर तो नहीं है, हमारा परमानेंट डाइपोल मोमेंट है और ये हमारी पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, इतनी बात भी समझ आ गई। अगर ऐसी बात करें हमारी बेंजीन की, ठीक है, तो बेंजीन हमारा पता है यहाँ पे हमारा क्या है, ऑल्टरनेट पे डबल सिंगल डबल बॉन्ड है हमारे। ठीक है, हाइड्रोजन है इधर। ठीक है, हाइड्रोजन है, तो बेंजीन हमारी कैसे हो गई, नॉन पोलर हो गई, क्योंकि देखो जैसे हमारा CH4 वाला था, इसी तरीके से देखो हमारा इसका डाइपोल मोमेंट इधर 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 इधर। ठीक है, और नेट करेंगे तो सबका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन इसी की जगह एक हाइड्रोजन की जगह अगर मैं सपोज क्या लगा देता हूँ, सपोज फ्लोरीन लगा देता हूँ, तो इसकी वजह से हमारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, क्योंकि ये वाले और ये वाला इसका अपोजिट जो है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तो इस केस में हमारी डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू आ जाएगी, यानी कि डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ये हमारा जो फ्लोरोबेंजीन है हमारा पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही हम वाटर की बात करें तो वाटर का भी हमारा कुछ इस तरीके से केस बन जाएगा। वाटर भी हमारा पोलर मॉलिक्यूल आ जाएगा, उसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होने का। ठीक है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात करें तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो हमारा देखो इसी की तरह CO2 की तरह ही हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो ये तो हमारे इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ही नहीं, तो ये तो सिंपल ही हमारा इनका म्यू जीरो है, तो ये हमारे नॉन पोलर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसको फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो परमानेंट डायपोल और टेम्परेरी डायपोल में हमें डिफरेंस समझ में आ गया। अब बात करते हैं हमने जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हमने बाय डिफॉल्ट मैंने ये बोला था कि अट्रैक्टिव रिपल्सिव ना बोला जाए तो अट्रैक्टिव ही मान के चलते हैं, और अट्रैक्टिव की हमें मोस्टली स्टडी करनी है। अट्रैक्टिव में फिर हमारी वॉन डर वाल फोर्स थी और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अलग से देखेंगे। अभी बात करें हम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज में वॉन डर वाल फोर्स की, यानी कि जिसमें एनर्जी जो रिलीज होती है वो लेस देन 8 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, अब उसी वॉन डर वाल फोर्स में पहला टाइप जो आता है वो आता है हमारा डिस्पर्जन फोर्सेस, या फिर लंदन फोर्स भी कहते हैं, या फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी इनको बोलते हैं। लंदन फोर्सेस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे फ्रिट्ज लंदन, जिन्होंने इस फोर्स की डिस्कवरी करी थी। डिस्पर्जन फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो इसमें डिस्पर्स हो जाता है, यानी कि फैल जाता है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स का बोलने का कारण आगे समझ में आ जाएगा, जब हम इस फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी ये चीज देखते हैं। तो देखो एटम एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल, मतलब वही उसका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाय डिफॉल्ट। अगर बात करें वो कभी कभी अनसिमेट्रिकल हो सकता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जो हमने बोला था कि दो इलेक्ट्रॉन पास आने की वजह से। ठीक है, एंड हैव नो डायपोल मोमेंट। देखो जब तक डायपोल मोमेंट बोला ना जाए ना कि परमानेंट या टेम्परेरी, तो बाय डिफॉल्ट यही मानना है कि डायपोल मोमेंट लिखा है तो वो परमानेंट डायपोल मोमेंट की बात कर। ठीक है, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। यही बात है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उनका परमानेंट डायपोल मोमेंट जीरो होता है, या उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, बट अ डायपोल मे डेवलप मोमेंटरीली इवन सच मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यानी कि यही मतलब है कि हमारा टेम्परेरी डायपोल की बात कर रहा है कि नॉन पोलर एटम्स या और मॉलिक्यूल्स में भी हमारा टेम्परेरी डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो सकता है, वही जो मैंने बात करी कि ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसकी वजह से ही जो हमारा ये डेवलप हो रहा था, जो भी हमने बात करी, वही हमारा टेम्परेरी डायपोल था। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या कह रहा है। सपोज हमारे पास दो एटम है क्लोज विसिनिटी में। क्लोज विसिनिटी में होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सारी वीक फोर्सेस हैं, और वीक फोर्सेस हमारी तभी काम करती है जब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हो। ठीक है, तो क्लोज विसिनिटी में आना एटम का बहुत जरूरी है, नहीं तो ये फोर्स काम ही नहीं करने वाली। ठीक है, तो दो एटम सपोज ए और बी दोनों क्लोज विसिनिटी में आए। ठीक है, तो अब क्या होगा? इट मे सो हैपन दैट मोमेंटरली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन वन ऑफ द एटम से ए बिकम्स अनसिमेट्रिकल। यानी कि क्या कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि यानी कि दोनों हमारे नॉन पोलर थे। सपोज हम इसको एक एग्जांपल से ही देखते हैं। ठीक है, सपोज हमारे दो नॉन पोलर थे, क्लोरीन और दूसरा भी क्लोरीन था सपोज। ठीक है, तो इनके इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो हमारा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सॉरी, कुछ इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो हमारा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर इनका सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इसका म्यू भी जीरो है और इसका म्यू भी जीरो है।
ठीक है, यानी कि डाइपोल मोमेंट दोनों का जीरो है, मतलब परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो जब इनको पास लाएंगे तब तो कुछ होना ही नहीं चाहिए वैसे, लेकिन हमने बात करी थी ना कि टेम्परेरी डाइपोल भी इंड्यूस हो सकता है। तो हो सकता है किसी एक में हमारा टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाए, और हो सकता है क्या, होता ही रहता है, वो एक रैंडम फिनोमेना है और वो चलता ही रहता है कि टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस होता रहता है और वो खत्म होता रहता है। मतलब अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया, फिर वापस से सिमेट्रिकल हो गया, है तो सिमेट्रिकल ही, लेकिन पल भर के लिए अनसिमेट्रिकल हुआ, फिर सिमेट्रिकल, फिर अनसिमेट्रिकल, फिर सिमेट्रिकल। तो इस तरीके से चलता रहता है। ठीक। अब सपोज कि जब ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आए तो किसी एक का हमारा क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। रीजन एक्सप्लेन हो ही चुका है। तो अनसिमेट्रिकल हो गया, सपोज एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई रिलेटिवली। तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस पे हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब एक हमारा डाइपोल क्या हो गया, इसमें एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल प्रोड्यूस हुआ, टेम्परेरी डाइपोल प्रोड्यूस हुआ हुआ और जब इसकी क्लोज विसिनिटी में हमारा दूसरा डाइपोल आएगा तो क्या होगा, सॉरी, जब इसकी क्लोज विसिनिटी में हमारा दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा तो क्या होगा। अब देखो, अब नेगेटिव चार्ज है, अब ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये जो दूसरा हमारा ये था इलेक्ट्रॉन क्लाउड था दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या इधर पुश नहीं करेगा, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है क्या इस सिमट के इधर नहीं चली जाएगी, सिमट के इधर जाने लगेगी, यानी कि इधर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ने लगेगा और इधर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा होने लगेगा। क्या होगा ये, हाँ बिल्कुल होगा। तो कैसा हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा कि इधर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो छोटा हो गया और इधर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो गया। क्यों हुआ, क्या इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस हुआ था, नहीं, इंस्टेंटेनियस डायपोल तो इसमें प्रोड्यूस हुआ। तो इसमें क्या करा इसने, ये वाला क्योंकि इसकी संगति में आ गया तो ये बिगड़ गया। तो इसने ये जो हमारा इंस्टेंटेनियस डायपोल जिसमें प्रोड्यूस हुआ था, इसने इस वाले में इंड्यूस कर दिया क्योंकि ये पास आया तो इसने उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने हिसाब से कर दिया, अपने हिसाब से अपने पास पॉजिटिव वाला ले आया और दूसरी तरफ कर दिया नेगेटिव वाला। तो अब इसके बीच में जो फोर्स आएगी, अब इसके बीच में जो दोनों के बीच में जो फोर्स आएगी इनको हम क्या बोलेंगे, अच्छा समझो, देखो क्या बोलेंगे। देखो इसमें तो इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस हुआ था, इंस्टेंटेनियस डायपोल, ठीक है, इंस्टेंटेनियस डायपोल, और इस इंस्टेंटेनियस डायपोल ने बराबर वाले में क्या कर दिया, डायपोल इंड्यूस कर दिया। तो इस फोर्स का नाम भी क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। ठीक है, लेकिन ये कब होता है, ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आने पे ही होता है, दूर दूर से ये काम नहीं करने वाले। दूर दूर अगर रहेंगे तो क्या होगा, इसमें क्षण भर के लिए इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस होगा और इसमें भी क्षण भर के लिए इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस होगा, और वो वापस से हमारा क्या सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा वापस से। लेकिन उसकी वजह से इंडक्शन किसी में नहीं होने वाला। इंडक्शन कब होगा, जब पास में आएंगे। अब देखो किसी की संगत का असर कब पड़ता है, जब हम उसको जानते हो, हमारा दोस्त हो, हम उससे रोज हमारा मिलना जुलना हो जाए, यानी कि हम उसके बहुत ज्यादा क्लोज हों, तभी तो हमारी उसकी संगत का असर पड़ेगा। अगर हम दूर दूर हैं, सपोज दो अलग अलग देश में रह रहे हैं, हम किसी को जानते नहीं, तो हम उससे इंड्यूस कैसे हो सकते हैं, जब हमें उसके बारे में जब कुछ पता नहीं, नाम क्या, काम है उसका, क्या करता है, तो कुछ पता ही नहीं, तो इंडक्शन हो ही नहीं पाएगा, उसकी संगत का असर पड़ने ही नहीं वाला। तो इसकी संगत का असर कब पड़ेगा, जब ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस डायपोल दोनों में ही वैसे प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन फॉर इंस्टेंट मानो कि एक में इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस हुआ और जब ये पास आए तो इसने दूसरे वाले में क्या कर दिया, डायपोल का इंडक्शन कर दिया। इसी वजह से हमने इस फोर्स को क्या बोला, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। और क्योंकि फ्रिट्ज लंदन ने इसको डिस्कवरी करी थी, इस वजह से हम इसको क्या लंदन फोर्स बोलते हैं। और देखो तीसरा नाम क्या था, डिस्पर्जन फोर्स, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स कर गए ना, फैल गए, देखो यहाँ पे क्या सिमटे हुए थे और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल गए, इस वजह से इसको हमने डिस्पर्जन फोर्स भी बोल दिया। ठीक, अब ऊपर की बात को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है,
तो हमारी क्या बात थी कि हमारे 2 एटम थे, 2 एटम नॉन पोलर थे, नॉन पोलर 2 एटम को हम जिनका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन था हम उनको पास-पास लाए। तो क्या होगा? सपोज़ एक हमारे नॉन पोलर एटम में क्या एक टेम्परेरी डायपोल एक इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस हो गया। यानी कि ये कह रहा है सपोज सो दैट मोमेंटरी इलेक्ट्रॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन वन ऑफ द एटम, मतलब एक एटम सपोज ए वाले में अनसिमेट्रिकल हो गया, यानी कि टेम्परेरी डायपोल प्रोड्यूस हो गया, यानी कि एक तरफ ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरी तरफ रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी कि क्या इंस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस डायपोल ऑन एटम ए फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब ए में इंस्टेंटेनियस डायपोल टेम्परेरी डायपोल प्रोड्यूस हो गया। इसको इंस्टेंटेनियस डायपोल ट्रांजिएंट डायपोल भी कहते हो और टेम्परेरी डायपोल भी कहते हो। अब ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है क्या करेगा? ये डिस्टॉर्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बी, यानी कि ए में इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस हुआ और बी जब ए की संगत में आया तो उसकी भी इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड था वो क्या डिस्टॉर्ट हो गया। यानी कि एक में इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस हुआ, दूसरे में इंड्यूस कर दिया, तो हमारी ओवरऑल फोर्स आ गई इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। यही कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस जो डायपोल है डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द अदर एटम बी विच इज क्लोज टू इट, और क्लोज होने पे ही ये फोर्स लगती है। एज अ कॉन्सिक्वेंस अ डायपोल इज इंड्यूस्ड इन एटम बी, मतलब दूसरे में इंड्यूस हो गया, पहले में इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस हुआ। द टेम्परेरी डायपोल्स ऑफ ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर, ऑब्वियसली दोनों में अट्रैक्शन होगा। देखो अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हमने इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स, लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स बोला। ठीक है, तो ये लिखा है सच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्परेरी डायपोल्स, such forces of attraction between two temporary dipoles are known as dispersion और London forces, और obviously instantaneous dipole induced dipole force भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई? तो इस चीज को अपनी भाषा में नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी इसको भी समझ लेते हैं एक बार। इसमें क्या था हमारा? देखो एटम था, एक एटम ए था, एक एटम बी था, दोनों नॉन पोलर थे, दोनों में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, यानी कि दोनों नॉन पोलर थे, दोनों का परमानेंट डायपोल मोमेंट जीरो था। जब दोनों पास आए तब क्या होगा कि एक में इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इंस्टेंटेनियस डायपोल तो प्रोड्यूस होता ही रहता है, टेम्परेरी डायपोल है वो, चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस हुआ, एक तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया, देखो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन राइट हैंड साइड। इसका क्या मतलब कि एक तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज, ये कलर दिख नहीं रहा है शायद, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं। एक तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया और एक तरफ हमारा रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, यानी कि इधर एक टेम्परेरी डायपोल हमारा क्या, इधर एक टेम्परेरी डायपोल हमारा प्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह से ये दूसरे नॉन पोलर एटम के भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज चले जाएगा, जिसकी वजह से एक डायपोल इसमें भी प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस डायपोल को क्या बोला? इंड्यूस डायपोल, और इसको क्या बोला? इंस्टेंटेनियस डायपोल। दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी उसको बोल दिया इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। यही यहाँ पे बोला गया है। देखो यहाँ पे हमारा क्या, यही चीज बोली गई है। देखो एटम बी विद इंड्यूस डायपोल, और इसमें क्या एटम ए विद हमारा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। मतलब यही है, इस चीज को दूसरे तरीके से दिखा रखा है कि एक में हमारा बता दिया कि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइट हैंड साइड पे आ गई तब कैसा होगा, और एक में हमारा बता दिया कि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई तो कैसा होगा। वो तो हमारा किसी भी डायरेक्शन में ऑब्वियसली शिफ्ट हो सकता है। ये जो हमारा इंस्टेंटेनियस डायपोल था, जरूरी थोड़ी है कि राइट में ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, हो सकता है लेफ्ट में हो जाए, तो दोनों ही वेरिएशन पॉसिबल है। अगर ऐसा अगर लेफ्ट में होगा
ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो क्या होगा, अब देखो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास आ जाएगी, मतलब इधर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्जेस चले जाएंगे, मतलब इधर पार्शियल नेगेटिव इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब डायपोल तो अभी भी इंड्यूस होगा, बस नेगेटिव और पॉजिटिव की जगह बदल जाएगी कि बेस्ड अपॉन इंस्टेंटेनियस डायपोल की हमारी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए। फोर्सेस तो अभी भी अट्रैक्टिव ही लगेगी, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन हो गई तो इसको नाम वाम सब सेम रहेंगे, बस एक हमारा डायपोल मोमेंट की एक तरीके से डायरेक्शन बदल जाएगी, इसमें इधर से इधर थी, इधर से इधर थी, इसमें इधर से इधर और इधर से इधर, वही नेगेटिव से पॉजिटिव की, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगी, यानी कि टूवर्ड्स नेगेटिव हमारा एरो आएगा। ठीक है, तो डिस्पर्जन फोर्स, लंदन फोर्स अब हमारी समझ में आ गई। अब हम अगली वॉन्डरवॉल फोर्स पे बढ़ते हैं। अगली हमारी टाइप की जो वॉन्डरवॉल फोर्स है वो हमारी कौन सी है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, या इसको डेबाय फोर्स भी बोलते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक कुछ कुछ होगा जो डायपोल होगा और दूसरे में क्या इंडक्शन हो जाएगा डायपोल का, एक में क्या, एक तो डायपोल होगा पहले से, यानी कि एक तो परमानेंट डायपोल मोमेंट एक में प्रेजेंट होगा और दूसरे मॉलिक्यूल में क्या डायपोल का इंडक्शन हो जाएगा, यही कहना चाह रहा है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल से। तो यही हम समझेंगे, एक एग्जांपल से ही समझते हैं जैसे हमने पहला समझा, फिर ऊपर वाली बात को पढ़ लेंगे एक बार। सपोज हमारा एक मॉलिक्यूल है HCl, HCl में क्या सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, नहीं, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होगा टुवर्ड्स क्लोरीन, तो होगा, दिखा भी देते हैं इस तरीके से। यानी कि Cl के ऊपर क्या हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, यानी कि इसमें जो हमारा डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, यानी कि परमानेंट डायपोल मोमेंट हमारा इसमें प्रेजेंट होगा, पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये एक डायपोल था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, दूसरे में हमें इंड्यूस कराएंगे, यानी कि दूसरे में पहले से डायपोल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि परमानेंट डायपोल पहले से प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई नॉन पोलर होना चाहिए। तो नॉन पोलर चाहे तो हम कोई इनर्ट गैस ले सकते हैं, वरना क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन, मतलब नॉन पोलर का हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हमने ले लिया क्लोरीन, ठीक है। अब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा सिमेट्रिकल होगा, इसमें तो हमारा सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन है तो उससे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ये दूर दूर है, अगर ये क्लोज विसिनिटी में नहीं है तो तब तक तो इसमें कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो इसमें हमारा क्या है, ये इसका हमारा म्यू जीरो है, बिल्कुल। पर जब ये क्लोज विसिनिटी में आएंगे तो लिखते हैं, ठीक है, कम इन क्लोज विसिनिटी, जब तक पास पास नहीं आएंगे फोर्सेस काम ही नहीं करेंगी, तो जब हमारा क्लोज विसिनिटी में आ गए तब हमारा क्या होगा, तब हमारा HCl तो हमारा डायपोल था ही HCl में, लेकिन क्योंकि क्लोरीन पास आ गया, ठीक है, अब क्लोरीन पास आ गया तो क्या करेगा, वही देखो, अब ये नेगेटिव चार्ज जब इसके पास आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, इसको इधर भगाएगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर है, पास जब ये इधर से पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उधर भगाएगा कि मेरे पास तो पॉजिटिव चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर से बढ़ जाएगा और इधर से छोटा हो जाएगा, यही चीज होगी, तो उसी चीज को बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर से छोटा हो गया और इधर से बड़ा हो गया, अल्टीमेटली क्या हुआ, वही चीज हुई, यहाँ पे हमारा पार्शियल नेगेटिव आ गया, यहाँ पे हमारा पार्शियल पॉजिटिव आ गया। तो अब इन दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगी, इस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम क्या होगा,
ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें डाइपोल हमारा क्या हो गया, Cl में, Cl2 में अब हमारा डाइपोल 0 नहीं बचा, अब हमारा डाइपोल इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो अब इसका अगर हमें नाम बताना है तो नाम क्या होगा इसका। ठीक है, HCl में तो क्या पहले से ही डाइपोल था, डाइपोल मोमेंट पहले से ही था, परमानेंट डाइपोल, तो ये तो हमारा क्या था, डाइपोल था। ठीक है, अब Cl2 में ओरिजिनली तो डाइपोल मोमेंट नहीं था, म्यू 0 था, लेकिन क्योंकि वो HCl की संगत में आ गया, क्लोज विसिनिटी में आ गया, इसकी वजह से Cl2 में एक डाइपोल इंड्यूस हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस डाइपोल, यानी कि ये डाइपोल है और ये इंड्यूस डाइपोल है, तो फोर्स को क्या बोल दिया, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स बोल दिया। एक डाइपोल था, दूसरा हमारा नॉन पोलर था, लेकिन क्योंकि पास आने की वजह से उसमें डाइपोल का इंडक्शन हो गया, इसलिए फोर्स को बोल दिया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है, ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्सेस ही हैं। अब जो ऊपर की बात है उसको पढ़ लेते हैं। ये जितने भी हमारे कटआउट्स हैं सब एनसीईआरटी के हैं, जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर है उसके सभी कटआउट्स है, क्योंकि ये एनसीईआरटी इसमें इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से हम इसको एनसीईआरटी का ही टेक्स्ट को डील कर रहे हैं। किसी को अगर लगता है तो एनसीईआरटी रेफर कर सकता है। तो देखो अट्रैक्टिव फोर्स ही है, ऑपरेट किसके बीच में कर रहा है, दीज आर ऑपरेटिंग बिटवीन polar molecule having permanent dipole moment एंड मॉलिक्यूल्स लैकिंग परमानेंट डाइपोल। तो जिसमें परमानेंट डाइपोल है उसकी वजह से डाइपोल, और जिसमें लैक कर रहा है डाइपोल यानी कि जो नॉन पोलर है जिसमें परमानेंट डाइपोल नहीं है उसमें इंड्यूस होगा, तो इसी वजह से फोर्थ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। परमानेंट डाइपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, देखो परमानेंट डाइपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस डाइपोल ऑन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय डिफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, मतलब वही कि एक में डाइपोल है दूसरे में इंड्यूस कर दिया बाय डिस्टॉर्टिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। Thus an induced dipole is developed in the other molecule, कौन से मॉलिक्यूल में, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसका हमारा परमानेंट डाइपोल मोमेंट 0 था इनिशियली, जो हमारा क्लोरीन वाला था, Cl2 जो हमारा था। इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस ऑल्सो कुछ नहीं है, इस चीज को हटा देते हैं। ठीक है, बात अपने को समझ में आ गई। अब एनसीईआरटी का ये फिगर देख लेते हैं। क्या था हमारा, एक में पहले से ही परमानेंट डाइपोल था, पोलर था, दूसरा हमारा नॉन पोलर था। जब तक पास नहीं आए तब तक कुछ नहीं, ये नॉन पोलर ही रहेगा, ये पोलर ही रहेगा, कुछ एक दूसरे पर असर नहीं डालेंगे। लेकिन जब क्लोज विसिनिटी में आए तो पोलर वाला तो पोलर ही था क्योंकि परमानेंट डाइपोल था, लेकिन नॉन पोलर वाले में क्या हो गया, एक हमारा डाइपोल इंड्यूस हो गया, वही नेगेटिव चार्ज था, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करा, डिस्टॉर्ट करा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, एक तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो इधर हमारा क्या था, इधर हमारा नेगेटिव चार्ज था, इधर पॉजिटिव चार्ज था, तो इसने क्या करा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर डिस्टॉर्ट कर दिया, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज भेज दिया और अपनी तरफ पॉजिटिव चार्ज ले आया, जिस वजह से इधर अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगी, जिसको हमने बोला डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। ठीक है, किस किस के बीच में लग रहा है, परमानेंट डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के बीच में। ठीक है, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स हमारे क्या हो गई, क्लियर हो गई। फटाफट नोट करो अपनी भाषा में, इस चीज़ को अपनी भाषा में जितना नोट करो उतना बेटर है, क्योंकि कंसेप्चुअल पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है, एकदम एज इट इज़ लाइन तो नहीं पूछने जाने के चांसेस हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें से पूछा जाएगा। ठीक है, और एज इट इज़ लाइन भी अगर पूछी जाएंगी तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट से ही पूछी जाएगी, वो मैंने सारा डील कर दिया, तो नोट करो इसे। कुछ और एग्जाम्पल अगर हम बात करें,
कि जिसमें डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स अगर हमारी लगेगी, कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि एच बी आर और बी आर टू, इन दोनों में कौन सी फोर्स लगेगी, तो ऑब्वियसली एच बी आर में परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। बी आर टू हमारा डाइपोल एब्सेंट है, परमानेंट डाइपोल नहीं प्रेजेंट है, डाइपोल मोमेंट जीरो है। डाइपोल मोमेंट जीरो का मतलब परमानेंट डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो इसकी वजह से इसमें डाइपोल है, जब पास आएंगे इसमें इंडक्शन हो जाएगा, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स लगेगी। और एग्जांपल की बात करें तो हमारा SO2 और CO2, ठीक है। तो CO2 अभी हमने देखा था शुरू में कि CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, हमारा नॉन पोलर होता है, और ये हमारा पोलर होता है। SO2 बेंड शेप होता है, इसका पोलर होता है, यानी कि इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट एब्सेंट है, तो इसमें डाइपोल है। जब ये पास आएगा CO2 SO2 के पास आएगा, तो CO2 में भी डाइपोल मोमेंट का इंडक्शन हो जाएगा, तो इसके बीच, इन दोनों के बीच में भी कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, हमारी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अगर मैं बोलूं सिर्फ CO2 में कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, अगर मैं ऐसे बोल दूं CO2 में फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है, तो भाई CO2 तो हमारा क्या है, CO2 तो नॉन पोलर है। तो भाई अगर मैं बोलूं CO2 में कौन सी फोर्स है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि CO2 एक मॉलिक्यूल के बीच में तो फोर्स है ही नहीं, हमें CO2 मॉलिक्यूल और CO2 मॉलिक्यूल के बीच में देखनी है। अब CO2 नॉन पोलर है, अब नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में कौन सी फोर्स एक्ट करती है, हमारी डिस्पर्जन या लंदन फोर्स, क्योंकि दोनों में ही कोई डाइपोल है नहीं पहले से। तो हमारा क्या होगा, दो, एक में इंस्टेंटेनियस डाइपोल हमारा प्रोड्यूस होगा, और में दूसरे मॉलिक्यूल में हमारा इंडक्शन हो जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स एक्ट करेगी CO2 में। ऐसी Br2 में कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, इंस्टेंटेनियस, दो Br2 के मॉलिक्यूल के बीच में जब वो पास आएंगे, तो एक में इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, और दूसरा वाला उसको क्या कर लेगा, इंड्यूस कर देगा दूसरे मॉलिक्यूल में भी। हमारा डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा, और दोनों के बीच में इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स एक्ट करेगी। तो दो Br2 मॉलिक्यूल के बीच में, दो CO2 मॉलिक्यूल के बीच में हमारी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, और HBr और Br2 में लेकिन हमारी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और SO2 और CO2 के बीच हमारी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स एक्ट करेगी। तो ये हमारी बात हो गई। तो जितनी भी नॉन पोलर चीज़ें हैं, अगर कोई भी नॉन पोलर आपस में पूछ रहा है कि कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली हमारी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल या डिस्पर्जन या लंदन फोर्स ही होगी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन दिमाग में रहोगी, एच बी आर के अंदर अगर खाली एच बी आर कोई पोलर मॉलिक्यूल हो, तो उसके बीच में कौन सी फोर्स एक्ट कर सकती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अभी अगली फोर्स पढ़ते हैं, उससे इसका जवाब मिलेगा। तो अगली फोर्स आती है हमारी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ठीक है। अगली फोर्स आती है हमारी बेसिकली डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स नहीं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स तो हमने अभी पढ़ी। अगली होगी हमारी सिर्फ डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक है। इंड्यूस वर्ड नहीं आएगा, वो थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया, दिखने में टाइपिंग एरर हो गया। तो हमारी डाइपोल डाइपोल फोर्स, अब डाइपोल डाइपोल फोर्स हमने पहले पढ़ा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, फिर पढ़ा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, अब पढ़ेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब नाम से समझो, डाइपोल, इसमें डाइपोल है, मतलब इसमें परमानेंट डाइपोल होना चाहिए, और दूसरे में भी परमानेंट डाइपोल होना चाहिए, मतलब ये किसके बीच में एक्ट करेगी, पोलर पोलर के बीच में, ठीक है, क्योंकि पोलर में ही परमानेंट डाइपोल होता है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगी उसको क्या बोल देंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो लिखा भी है एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग परमानेंट डाइपोल, और परमानेंट डाइपोल किस में होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। तो परमानेंट डाइपोल जिनमें है वो कौन से मॉलिक्यूल्स है हमारे, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं हम डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, अपने को क्लैरिटी आएगी। अच्छा भाई, ऐसे काम करती हैं चीजें, ठीक है। तो हमने HCl का एग्जांपल लिया था, तो HCl ही से पे ही बात करते हैं, ठीक है। HCl का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑब्वियसली अनसिमेट्रिकल होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसके ऊपर
पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और डाइपोल मोमेंट इसमें जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, नॉन पोलर तो है नहीं, पोलर ही है। तो इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ऐसे ही हमारा सपोज दूसरा HCl का कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, सपोज दूसरा HCl का कोई मॉलिक्यूल है, तो उसमें भी हमारा डाइपोल मोमेंट होगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। सपोज इसी तरीके से ही हमारा उसमें भी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच लेगा, और पार्शियल नेगेटिव इसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये चीजें वहां भी चलेंगी। तो ऐसे यानी कि दो जब पोलर मॉलिक्यूल आपस में आएंगे पास पास, तो इनमें क्या होगा, जब दो पोलर मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, दूर दूर रहे तो इनमें कुछ नहीं होने वाला। तो फिर से लिखते हैं, कम इन क्लोज विसिनिटी। जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक ये फोर्सेस लगने ही नहीं वाली, क्योंकि ये सारी वीक फोर्सेस है। तो HCl हमारा ये है, सबसे आसान फोर्स है वैसे। ठीक है, क्योंकि सब दिख ही रहा है। तो देखो इधर हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमारी सीधी सादी फोर्स दिख रही है, ये भी डाइपोल है, डाइपोल है, तो दोनों के बीच में ऑब्वियसली फोर्स लगी रही है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन हो गई। तो ये हमारा क्या है, नाम भी आसानी से हम दे सकते हैं कि हमारा ये हमारा इसमें पहले से ही डाइपोल था, और ये इसमें भी हमारा पहले से डाइपोल था, तो फोर्स का नाम भी क्या हो गया, डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है, अब डाइपोल डाइपोल फोर्स पहले से था दोनों में डाइपोल, तो डाइपोल डाइपोल फोर्स हो गया। अब मैंने पहले ही बात करी थी कि डाइपोल डाइपोल फोर्स हमारी दो तरीके की हो सकती है, एक होती है डाइपोल डाइपोल फोर्स वीक, यानी कि वीक डाइपोल डाइपोल फोर्स, और एक होती है स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स। बेसिकली स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स जो होती है वो हमारी एच बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स इन विच देयर इज स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। मतलब डाइपोल डाइपोल फोर्स अगर हमारी स्ट्रॉन्ग टाइप की है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और अगर वीक डाइपोल डाइपोल फोर्स है तो वो हमारी कीसम फोर्सेस कहलाती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग से पढ़ेंगे। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा और कहीं भी अगर पोलर पोलर अगर पोलर पोलर कोई हमारे पोलर पोलर के बीच में कोई भी फोर्स लग रही है, तो वो मेजरली कौन सी होगी, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जो कि स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स है, या फिर हमारी वीक डाइपोल डाइपोल फोर्स होगी, लेकिन होगी डाइपोल डाइपोल फोर्स ही मेजरली। ठीक है, तो ये बात भी हमें समझ में आ गई। अच्छा, ये वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे है, ये बेस्ड ऑन एनर्जी रिलीज ही है। यानी कि जब ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आए, जब ये क्लोज विसिनिटी में आए दो पोलर मॉलिक्यूल, तो जो इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ इसकी वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। सभी अट्रैक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर 8 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी रिलीज हो रही है तो सारी वॉन फोर्स में आए, और अगर 8 किलो जूल पर मोल या उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आए। तो वीक डाइपोल डाइपोल फोर्स में हमारी जब अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, इसी तरीके से चलता है, लेकिन उसमें एनर्जी जो रिलीज होती है वो 8 किलो जूल पर मोल से कम होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो 8 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होगी। इसी वजह से उसे हम स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बात भी हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब एक बार ये टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, द पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विद नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, अब ये जो हमारी फिगर है इसमें क्या दिखा रहा है कि जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है इसमें क्या हमारा क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, ऑब्वियसली क्योंकि इधर हम एक तरफ हमारा सारा नेगेटिव चार्ज आ गया होगा और एक तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो यही कह रहा है कि जो हमारा फिगर 5.2a शोज इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन इन द डाइपोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि इसमें क्या बात कर रहा है, इसमें ये वाला जो है इसमें डाइपोल दिखा रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड में कैसे प्रेजेंट है, एक तरफ क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट करके, इन्होंने ठीक से डिस्टॉर्ट करके नहीं दिखाया, लेकिन उसको अच्छे से वैसे ही बनाना चाहिए जैसे मैंने बना के दिखाया, डिस्टॉर्ट करके एक तरफ छोटा करके, तो कि क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, और अगले में क्या दिखा रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखा रहा है। यानी कि यही कि एक तरफ इधर हमारा क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और एक तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एक पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आ गया। तो दूसरे HCl में भी हमारा क्या
एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दोनों में ही डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो दोनों के बीच में हमारा क्या हो रहा होगा, इंटरेक्शन हो रहा होगा, और उस इंटरेक्शन को हमने डाइपोल डाइपोल फोर्स बोल दिया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोल दिया। सिंपल, कोई लंबी चौड़ी बात उसमें नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इसके भी एग्जाम्पल की बात करें कुछ, तो जैसे कि हमारा SO2 है, अगर सिर्फ SO2 लिख दिया तो ऑब्वियसली बात है कि एक मॉलिक्यूल के बीच में नहीं है, मल्टीपल SO2 के मॉलिक्यूल होंगे, हमें दो SO2 के मॉलिक्यूल के बीच में देखनी है। SO2 हमारा पोलर है, पोलर अगर है हमारा मॉलिक्यूल, SO2 हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, तो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में हमारी ऑब्वियसली डाइपोल डाइपोल फोर्स ही लगेगी। अभी इतना समझो कि डाइपोल डाइपोल लगेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले एग्जांपल में अभी लूंगा ही नहीं, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो हम डिफरेंशिएट कर लेंगे कि डाइपोल डाइपोल वाली लग रही है या हमारी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल वाली यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है। लेकिन इतना तो तय है कि इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स लग रही है। ठीक है, ऐसे ही हमने HCl में देखा, और क्या HBr ले लो, सिमिलरली चलेगा कि HBr में हमारी दो मॉलिक्यूल ऑफ HBr में हमारी कौन कौन सी फोर्स लगेगी, डाइपोल डाइपोल फोर्स ही लगेगी, क्योंकि दोनों में दो मॉलिक्यूल ऑफ HBr में दोनों में ही परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट है, तो हमारी डाइपोल डाइपोल फोर्स ही लगेगी दोनों के बीच में। ठीक है, इसी तरीके से और कोई एग्जांपल भी ले सकते हो, सपोज वही क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन में पूछ रहा है कौन सी डाइपोल, या क्लोरोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, कौन सी फोर्स लगेगी, तो इसमें भी डाइपोल प्रेजेंट है, इसमें भी परमानेंट डाइपोल प्रेजेंट है, तो दोनों के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स लगेगी। ठीक है, सिंगल लिख दिया मतलब हमें इसी मॉलिक्यूल के ऐसा ही मॉलिक्यूल दूसरा लेके उन दोनों के बीच में फोर्स देखनी है, मतलब HBr में देखनी है। SO2 लिख दिया मतलब SO2 में लिख दिया, जब दो मॉलिक्यूल लिख दिया तब ऐसा नहीं क्लोरोबेंजीन में देखने लग जाओ, हमें देखनी है क्लोरोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन में देखनी है, तो उस तरीके से हमने कर दिया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डाइपोल डाइपोल फोर्स का बातें जो भी है, इस चीज़ को नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने वॉन्डरवॉल फोर्स तो पढ़ ली, हमने बात चालू करी थी कि हमारी इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज होती हैं वो अट्रैक्टिव होती हैं, रिपल्सिव होती है। अट्रैक्टिव में हमने वॉन्डरवॉल फोर्स देखा था, और वॉन्डरवॉल फोर्स के हमने 3 टाइप देखे थे, तीनों टाइप को हमने डिस्कस कर लिया। अब भाई इन टाइप में अलग-अलग वॉन्डरवॉल फोर्स को हम कैसे बताएँ कि इनमें कौन ताकतवर, कौन हल्की? तो इसके लिए हमें एक बेसिक सी बात पता होनी चाहिए, जो कि मैंने लिख दी है, और ये बात हम लोगों को पता भी है। ठीक है, आयन में क्या होता है हमारा, सपोज क्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन है, मैंने जब लेक्चर स्टार्ट भी करा था तब भी ये बात बताई थी कि क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है। ठीक है, पॉजिटिव ले लो, सोडियम आयन ले लो, लिथियम आयन ले लो। ठीक है, फेरस आयन ले लो, कोई भी आयन है हमारा, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कंप्लीट चार्ज होता है, मतलब +1 है तो +1 है। ठीक है, ठीक है, यानी कि आयन के ऊपर हमारे जो चार्ज होते हैं वो कंप्लीट होते हैं और परमानेंट होते हैं। भाई ये चीज़ तो परमानेंट है ना, कभी ऐसे तुमने देखी टेम्परेरी है कि कुछ टाइम के लिए चार्ज इंड्यूस हुआ, ऐसा थोड़ी होता है। आयन पे तो हमारा परमानेंट चार्ज रहता है, तो आयन हमारा कंप्लीट है चार्ज इसके ऊपर और परमानेंट है। डाइपोल पे हमारा पार्शियल चार्ज था, पार्शियल चार्ज, तभी डेल माइनस ग्रीक लेटर होता है डेल, डेल मतलब पार्शियल को डिनोट करने के लिए, तो डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, इस तरीके से हमारे इसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि पार्शियल चार्ज आता है। और डाइपोल अगर हमने खाली बोला है तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं परमानेंट डाइपोल की। ठीक है, डाइपोल बोलो चाहे परमानेंट डाइपोल बोलो, वो एक ही बात है। तो चाहो तो मैं लिख भी देता हूँ कि डाइपोल या परमानेंट डाइपोल, डाइपोल या फिर परमानेंट डाइपोल, बात एक ही है। ठीक है, तो डाइपोल या परमानेंट डाइपोल पे पार्शियल चार्ज होगा और
परमानेंट चार्ज होगा, ठीक है। और अगर कोई इंड्यूस हुआ या इंस्टेंटेनियस, जो हमने टेम्पररी या ट्रांजिएंट डाइपोल, अलग अलग नाम देखे हैं ना, इंड्यूस डाइपोल बोलो या इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोलो या टेम्पररी डाइपोल बोलो या ट्रांजिएंट डाइपोल बोलो, उसमें चार्ज टेम्पररी है, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है इंड्यूस हुआ है कुछ टाइम के लिए, इंस्टेंटेनियस एक क्षण भर के लिए, एक एट एन इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर टाइम के लिए है बस, ठीक है। तो टेम्पररी चार्ज है। और डाइपोल है तो डाइपोल में तो हमारे पार्शियल चार्ज ही प्रोड्यूस होते हैं, कंप्लीट चार्ज तो आते ही नहीं है, कंप्लीट चार्ज तो हमारे आयंस के केस में आता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें इन सबसे बात समझ में आ रही है कि आयन वाली जो चीज है वो सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि उसमें कंप्लीट एक तो चार्ज आ रहा है और एक परमानेंट चार्ज आ रहा है, ठीक है। डाइपोल वाली चीज उसके बाद आएगी, क्योंकि इसमें एक तो पार्शियल चार्ज है, हालांकि परमानेंट चार्ज है, तो इसकी भी स्ट्रेंथ अच्छी खासी होगी, लेकिन आयन से कम होगी, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल की बात करें तो इसकी सबसे कम होने वाली है, क्योंकि इसमें तो भाई पार्शियल चार्ज है, वो भी कुछ टाइम के लिए, तो इसी से इसकी हमारी स्ट्रेंथ डिसाइड होगी। तो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है भाई, जो परमानेंट है, ठीक है। तुम कोई कंपनी में भी देखना चाहो, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किन लोगों की होती है, जो हमारे जो वहां पे परमानेंट है, बहुत सालों से बने हुए हैं, परमानेंट लोग हैं, उनकी सबसे ज्यादा पावर होती है। और जो टेम्पररी कुछ टाइम के लिए सपोज स्टाफ कोई रखा गया है, तो उनकी थोड़ी सी पावर थोड़ी उनकी कम ही रहेगी, ठीक है। तो इस बात को मीम से भी समझ सकते हैं। ये देखो थ्री इडियट्स का मीम है। क्या है, तो हमारा वहां पे लाइब्रेरियन जो था, क्या नाम था इसका, दुबे, ठीक है। तो ये वहां पे बोलता है परमानेंट हूँ सर, ठीक है। तो परमानेंट का क्या मतलब है कि ये परमानेंट है, जिनमें भी आयन और डाइपोल जिन भी फोर्सेस में आएगा, मतलब क्या, वो परमानेंट है, उनकी ताकत ज्यादा है। और इनमें भी किसकी, पहले आयन की है, क्योंकि इस पे कंप्लीट चार्ज है, और उसके बाद डाइपोल की है, क्योंकि उसमें पार्शियल चार्ज है, ठीक है। तो परमानेंट वालों की तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होने वाली है, ठीक है। और उसमें भी पहले आयन की फिर डाइपोल की, तो उस चीज को लिख लेते हैं, ठीक है। इस चीज को मिटा दो, मैं अभी दोबारा बताऊंगा, ठीक। तो इतना ध्यान दो कि सबसे ज्यादा क्या, आयन की, परमानेंट वालों की, तो आयन में भी किसकी, आयन की, ठीक है। हमने इतने सारे नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम एक लिस्टिंग के लिए लिख लेते हैं, कभी ऑर्डर हमसे पूछ ले। तो आयन 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 की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद आयन डाइपोल की, और उसके बाद हमारी क्या, डाइपोल डाइपोल की, ठीक है। ये तो तीन हमारे क्या हो गए, परमानेंट वाले हो गए ना। इनमें तीनों में हमारा क्या है, परमानेंट है। आयन आयन में भी परमानेंट है, आयन डाइपोल भी परमानेंट है, डाइपोल डाइपोल में भी हमारा परमानेंट है। तो परमानेंट हूँ सर, मतलब परमानेंट वालों की तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होने वाली है। और उसमें भी आयन जिसमें आ रहा है वो ज्यादा पावर वाला है, यानी कि आयन आयन, फिर आयन डाइपोल, देन डाइपोल डाइपोल, ठीक है। देन हमारा क्या आता है, आयन इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। इंड्यूस वालों की कम होती है, लेकिन जो आयन के साथ आएगा उसकी ज्यादा होगी। फिर डाइपोल वाले साथ, यानी कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और सबसे कम किसकी होगी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, यानी कि जो लंदन डिस्पर्जन हमारी फोर्स है उनकी सबसे कम स्ट्रेंथ होगी। तो इस तरीके से हम ये ऑर्डर याद रख सकते हैं। अब एक इंट्रैक्शन एनर्जी की अगर हम बात करें, तो इंट्रैक्शन एनर्जी बेसिकली हमारी वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ते हैं कि हमारी क्या होती है, के Q1 Q2/R होती है, ठीक है। के Q1 Q2/R होती है, ठीक है। तो वही चलता है यहाँ भी, देखो यहाँ पे आयन है तो Q और Q1 Q2 ही होगा, यहाँ पे चार्जेस ही होंगे, ठीक है। अपॉन में R, तो अगर आयन आयन की बात करें तो Q1 Q2 आयन है, तो हमारे चार्ज है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हमारा, कि यहाँ पे हम U क्या लिख देंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R लिख देंगे, यानी कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, या U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, एक ही बात है, ठीक है। अब आयन डाइपोल की बात करें तो Q1 तो Q1 ही है, लेकिन डाइपोल है। अब डाइपोल क्या होता है हमारा, चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो डाइपोल हमारा चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, तो है Q2 की जगह एक तो हमारा चार्ज ही है, लेकिन दूसरा हमारा म्यू आ जाएगा, म्यू मतलब डाइपोल, ठीक है। डाइपोल हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस, यानी कि Q2 इनटू डी, यानी कि एक हमारा डिस्टेंस का पैरामीटर, यानी कि डिस्टेंस का पैरामीटर और आ जाएगा, ठीक है। बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना मैं इसको लिख भी सकता हूँ और याद भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जितना समझा सकता हूँ उतना समझा रहा हूँ कि Q1 Q2/R होता है, और यहाँ पे आयन थे तो Q1 Q2/R ही हो गया, लेकिन यहाँ पे डाइपोल आ गया, तो डाइपोल की जगह डाइपोल मोमेंट आएगा यहाँ पे, तो Q इंटू डी आ जाएगा। डी मतलब हमारा क्या, एक लेंथ वाला पैरामीटर और आ गया न्यूमरेटर साइड, अच्छा। तो डिनोमिनेटर साइड भी एक लेंथ वाला पैरामीटर आना पड़ेगा,
ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर साइड वाला लेंथ वाला पैरामीटर अब क्यों आना पड़ेगा? इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि भाई ये तो एनर्जी है ना, एनर्जी की डायमेंशन तो फिक्स है ना। एनर्जी की डायमेंशन अगर फिक्स है तो के क्यू, अगर इधर हमारा ऊपर एक लेंथ का पैरामीटर आया तो नीचे भी लेंथ का एक पैरामीटर आएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा इस केस में। ठीक है। अगले में डायपोल, डायपोल है मतलब Q1 की जगह भी क्या हो जाएगा, Q1 इंटू डी हो जाएगा, मतलब ऊपर दो हमारा क्या लेंथ का पैरामीटर आ गया, मतलब लेंथ का स्क्वायर आ गया ऊपर एक एक्स्ट्रा, तो नीचे भी एक और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आर का क्यूब हो जाएगा, तभी इसके डायमेंशन कांस्टेंट रहेंगे। और एनर्जी की डायमेंशन तो वही रहने वाली है, वो तो बदलेगी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय इंट्रैक्शन एनर्जीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। लेकिन ये बात ध्यान रहे, ये जो होती है हमारी सॉलिड्स के केस में होती है, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस के केस में ये 1/r⁶ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। ठीक है, ये चीजें अब याद रखनी पड़ेंगी। अब इसमें अब कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक जो था वो इतना ही था। ठीक है। आयन इंड्यूस डायपोल में बात करें तो ये हमारा 1/r⁴ के प्रोपोर्शनल होता है, और इन दोनों में हमारा 1/r⁶ के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बाकी सब में हमारा सॉलिड लिक्विड गैस का कोई लेना देना नहीं है, सेम ही है। तो यू के Q1 क्यू जो इंट्रैक्शन एनर्जी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ते हैं के Q1 Q2 बाय आर। ठीक है। आयन में Q1 Q2 ही रहता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। डायपोल में एक चार्ज हट के क्या आ जाएगा, वहाँ पे डायपोल मोमेंट आ जाएगा, इस वजह से चार्ज इनटू डिस्टेंस आ जाएगा। तो एक डिस्टेंस का पैरामीटर ऊपर आया तो एक लेंथ का पैरामीटर नीचे भी आएगा, जिससे कि हमारा एनर्जी का डायमेंशन कांस्टेंट रहे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो जाएगा। इसी तरीके से एक और लेंथ का पैरामीटर ऊपर आएगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ हो जाएगा, लेकिन सिर्फ सॉलिड्स के लिए। ठीक है। बाकी के केस में क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶ लिक्विड और गैसेस के केसेस में। ठीक है। और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶ ही रहेगा, और आयन इंड्यूस्ड डायपोल में हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r⁴ के इंटरेक्शन एनर्जी। इस चीज को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट करके एक इंपॉर्टेंट बात लिखो कि ऑल दीज फोर्सेस आर वैलिड एट शॉर्ट डिस्टेंसेस ओनली। मैंने पहले ही बात करी कि जब तक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं आने वाले तब तक ये सारी फोर्सेस वैलिड नहीं होंगी। यानी कि हमारा जो इंटरमोलिकुलर आर मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ये आर जो था हमारा, ये क्या था, ये हमारा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस था। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होना चाहिए वो हमारा 500 पिकोमीटर के ऑर्डर का होना चाहिए, इसी अराउंड 500 पिकोमीटर के ऑर्डर का होना चाहिए, तभी हमारा जो है ये चीज़ें, ये सारी फोर्सेज, चाहे हमने डायपोल डायपोल पढ़ी हो, चाहे डायपोल इंड्यूस डायपोल पढ़ी हो, चाहे इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल पढ़ी हो, ये सारी फोर्सेज तभी ही वैलिड होंगी जब हमारा इंटरमोलिकुलर जो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, वो 500 पिकोमीटर के ऑर्डर का होगा। ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लिख लो कि जो हमारा आर है वो क्या है, इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इस चीज को नोट करो। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इसमें सेगमेंट आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वॉन्डरवॉल फोर्स। वॉन्डरवॉल फोर्स भाई अब किन किन चीज पे डिपेंड करती है। एक तो हमने स्ट्रेंथ देख ली कि अगर अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग टाइप की फोर्स लग रही है तो हम उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई सबसे ज्यादा तो हमारी कीसम फोर्स हो जाएंगी, उसके बाद हमारी डिबाई फोर्स हो जाएंगी, और देन हमारी लंदन फोर्स हो जाएंगी। लंदन मतलब वही इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स की स्ट्रेंथ सबसे कम रहेगी। डिबाई मतलब हमारी डायपोल इंड्यूस डायपोल, और हमारी जो डायपोल डायपोल फोर्स होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। अगर इसमें भी बात करूं तो मैं हाइड्रोजन वीक डायपोल कीसम हमारी कौन सी होती है, वीक डायपोल डायपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे भी आगे आ जाएगी। तो मेन हमें इन्हीं का यूज आता है प्रैक्टिकल
जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें यूज़ आता है। जब तक ऊपर वाला ऑर्डर ना पूछा जाए तब तक हमें जो हमारी ये 4 हैं कि हमारी ये डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स और इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स, इन तीनों का ऑर्डर तो हमें ध्यान ही होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है स्ट्रेंथ, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, देन इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और डाइपोल डाइपोल में भी हमारी वीक आती है और एक स्ट्रॉन्ग आती है, यानी कि तो जो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल होगी उसका ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वीक के कंपैरिजन में। तो पहले स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन वीक डाइपोल डाइपोल फोर्स यानी कि किसम फोर्स, देन हमारी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल यानी कि डिबाय फोर्स, देन हमारी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल यानी कि लंदन या डिस्पर्सन फोर्सेस। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे और एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। इससे भी ज्यादा हमारी किसकी हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हो जाएगी। Okay, I found this on the web for ebb hydrogen bonding Collier. Check it out. ठीक, ये बात अपने को समझ में आ गई। और अगर ये तो बात हुई जब अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग टाइप की फोर्स लग रही हो, लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल में सेम टाइप की फोर्स लग रही होगी तब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तब हम सिंपल इस पैरामीटर से देखेंगे कि हर हर जितने भी हमने अभी टाइप की फोर्स पढ़ी सब में कुछ ना कुछ इंडक्शन हो रहा था चार्ज का, कुछ ना कुछ पोलराइजेबिलिटी एक जनरेट हो रही थी। तो अगर पोलराइजेबिलिटी जनरेट हो रही थी तो वो बेसिकली हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उस केस में स्ट्रेंथ जो है इंड्यूस चार्ज या पोलराइजेबिलिटी जो जनरेट हो रही है उसके, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एटॉमिक या मॉलिक्यूलर जो भी हमारा साइज होगा उसके। तो एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूलर साइज या बेसिकली हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, एक छोटी सी बात करें कि अगर हमारा ऑक्सीजन है और सल्फर है, ठीक है, सपोज हमारा अगले पेज पे लेते हैं, इस चीज को नोट करो फिर मैं वो एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, तो सपोज हमारा ऑक्सीजन है और हमारा एसिड है, ठीक है, सल्फर है। तो अब मुझे बताओ कि इस इन दोनों में ही दोनों हमारे क्या हैं, दोनों नॉन पोलर है। ऑक्सीजन भी हमारा नॉन पोलर होता है और सल्फर भी हमारा नॉन पोलर होता है, एसिड जो है हमारा वो भी नॉन पोलर है। ठीक है, तो दोनों के बीच में हमारी कौन सी लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स लग रही है, तो दोनों के बीच में सेम टाइप ऑफ फोर्स लग रही है। ठीक है, सेम टाइप ऑफ फोर्स लग रही है, तो हम इसमें हम कैसे देखेंगे, हम सिंपली देख सकते हैं कि जो हमारा सल्फर है इसका हमारा क्या, इसका साइज बड़ा है। ठीक है, सल्फर का साइज बड़ा है तो जो भी हमारी लंदन फोर्स होंगी वो किस में ज्यादा लग रही होंगी, वो एसिड में ज्यादा लग रही होंगी और ऑक्सीजन में कम लग रही होंगी। ठीक है, आगे चल के हम यही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हमारी बेसिकली लंदन फोर्स क्या है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स अगर सल्फर में ज्यादा लग रही है तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन हमारा बढ़ता है उतना ज़्यादा क्या होता है, उतना ज़्यादा हमारा सब्सटेंस सॉलिडिफाई होता है। ठीक है, हम ये बात समझते हैं कि सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होते हैं कम होते हैं, लिक्विड में ज़्यादा होते हैं और गैसेस में और ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन हमारा लंदन फोर्स सबसे ज़्यादा इन दोनों की में किस में लग रही है, हमारी एसिड में लग रही है, सल्फर में लग रही है, क्योंकि उसका हमारा साइज ज़्यादा है, उसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ज़्यादा है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं। ठीक है, उसका एटॉमिक साइज ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ज़्यादा है, और क्यों उसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, इस वजह से लंदन फोर्स जो है हमारी एसिड में ज़्यादा लग रही है। और इसी वजह से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू पावर ज़्यादा है, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज़्यादा है इसी वजह से हमारा एसिड जो होता है वो सॉलिड होता है और ऑक्सीजन जो होता है हमारा क्या होता है, गैस होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर पे। रूम टेम्परेचर प्रेशर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि किसी ना किसी टेम्परेचर और प्रेशर पे तो हर सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड गैस में एग्जिस्ट ही करेगा, लेकिन आरटीपी पे रूम टेम्परेचर प्रेशर पे एसिड हमारा सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस है। इसका यही रीजन है कि लंदन फोर्स ही दोनों में लग रही है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो एसिड में ज्यादा है। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं कि ऑक्सीजन एसिड की बात करें तो इन बोथ
डिस्पर्जन, एक नाम लिख देता हूं मैं, डिस्पर्जन फोर्सेस आर ऑपरेटिंग, ठीक है, बट van der Waals force is directly proportional to size, ठीक है। देयरफॉर अगर हम बात करें van der Waals फोर्स की तो वो ऑक्सीजन से ज़्यादा एसेट में होगी, ठीक है। दैट्स वाई ऑक्सीजन इज गैस एट आरटीपी, आरटीपी मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर, वाइल एसेट इज सॉलिड, ठीक है। सिमिलर रीजन आता है नाइट्रोजन और फास्फोरस N2 और P4 में। N2 और P4 दोनों ही नॉन पोलर है, दोनों में ही डिस्पर्जन फोर्स लग रही होगी, लेकिन P4 में डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा लग रही होगी, इसी वजह से P4 सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, और नाइट्रोजन जो N2 होता है वो गैस होता है। ये सारी चीजें P ब्लॉक में आएंगी, ठीक है। तो वहां पे जब इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो ये चीजें वहां रिलेट करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्गेनिक में भी आती हैं सारी चीजें, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो सॉलिड स्टेट सोल्यूशन सब जगह इसका यूज आने वाला है, ठीक है। तो इस एग्जांपल से अपने को बात समझ में आई कि अगर अलग अलग टाइप के फोर्स लग रही है दो मॉलिक्यूल में तो स्ट्रेंथ देंगे, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन कीसम, देन डिबाय, देन लंदन। और अगर सेम टाइप की फोर्स लग रही है अलग अलग मॉलिक्यूल में तो स्ट्रेंथ हम सिंपली एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूलर साइज से देख लेंगे, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम या इवन नंबर ऑफ एटम से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि साइज से ही हम कर लेंगे, आगे हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, अगली चीज आती है, अगर हमारे चेन आइसोमर्स के केस में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक का कोरिलेशन है कि अगर चेन आइसोमर होंगे तो हम कैसे करेंगे, तो उस पर अपना सिंपल एक फंडा चलता है कि जो हमारा स्ट्रेंथ होता है उसके लिए भाई सरफेस एरिया, भाई अब इंटरेक्शन के लिए हमें वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन करना है तो उसको कुछ सरफेस एरिया तो चाहिए। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इंटरेक्शन का उतना ही तो ज़्यादा फोर्स लगेगी ऑब्वियसली। अगर हम बात करें कि दो मटर के दाने, ठीक है, दो मटर के दाने और दो फुटबॉल दोनों को अगर हम क्लोज विसिनिटी में लाएं तो किसमें ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दोनों में हम बात कर रहे हैं कि सपोज सेम टाइप की फोर्स लग रही है तो ऑब्वियसली ज़्यादा इंट्रैक्शन किधर होगा, ज़्यादा इंट्रैक्शन हमारा इधर होगा, ठीक है। क्योंकि फुटबॉल के केस में होगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो ज़्यादा सरफेस एरिया है, ज़्यादा इंट्रैक्शन तो ज़्यादा वंडरवॉल फोर्स। दो मटर के दाने, एरिया ऑफ कांटेक्ट छोटा, यानी कि बेसिकली कांटेक्ट फोर्स नहीं है लेकिन सरफेस एरिया छोटा तो इंट्रैक्शन कम सरफेस एरिया से होगा, ठीक है। टच नहीं करने वाले, पास में रहेंगे, टच करके नहीं लगती है फोर्स, लेकिन क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा सरफेस एरिया में इंटरेक्शन होगा, कांटेक्ट फोर्स नहीं है, फिर बता रहा हूँ, ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा सरफेस एरिया में इंटरेक्शन होगा, होगा दूर दूर से ही, तो ज्यादा सरफेस एरिया में इंटरेक्शन तो ज्यादा स्ट्रेंथ है, और मटर के दाने में कम सरफेस एरिया में इंटरेक्शन तो कम स्ट्रेंथ है फोर्स की। तो फुटबॉल में ज्यादा वंडरवॉल फोर्स होगी इन कंपैरिजन टू मटर के दाने में, प्रोवाइडेड दोनों में सेम टाइप की फोर्स लग रही है, सेम टाइप की वंडरवॉल फोर्स लग रही है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए बस, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसमें वंडरवॉल फोर्स लगती है, मैंने बस एक एग्जांपल बताया कि ज़्यादा सरफेस एरिया तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी वंडरवॉल फोर्स की, ठीक है। और आइसोमर्स के केस में जैसे जैसे ब्रांचिंग करते जाते हैं वैसे वैसे सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो अगर ब्रांच जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग कर दोगे उतना ज़्यादा सरफेस एरिया कम हो जाएगा, उतनी ज़्यादा वंडरवॉल फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगर हम बात करें नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में, तो ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि देखो इसमें देखो इंट्रैक्शन, नॉर्मल पेंटेन में इंट्रैक्शन क्या ज़्यादा सरफेस एरिया में हो रहा है, ऑब्वियसली ज़्यादा सरफेस एरिया में हो रहा है। अगर हम आइसोपेंटेन की बात करें तो वही
कम जगह में इंट्रैक्शन हो रहा है, कम सरफेस एरिया में हो रहा है, और नियोपेंटेन में बात करें तो और भी कम जगह में इंट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर नियोपेंटेन में और भी कम जगह में इंट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि जैसे जैसे ब्रांचिंग कर रहे हैं वैसे वैसे कम सरफेस एरिया में इंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब वॉन डर वाल फोर्स का स्ट्रेंथ, पावर घट रही है। अब वॉन डर वाल फोर्स अगर घट रही है तो इसका क्या मतलब हो गया कि इन दोनों का हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तो इतना समझो कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया अगर कम होगा तो वॉन डर वाल फोर्सेस की भी स्ट्रेंथ घट जाएगी। ऑब्वियसली नॉन पोलर ही है ये सब, तो अगर नॉन पोलर है तो इन सभी में सेम टाइप की फोर्स यानी कि लंदन फोर्स ही ऑपरेट कर रही होगी, पर इनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होगी जैसे जैसे ब्रांचिंग करोगे। यानी कि सबसे ज़्यादा लंदन फोर्स इसमें, उसके बाद उससे कम इसमें, और सबसे कम नियोपेंटेन में होगी। तो ब्रांचिंग जैसे जैसे कर रहे हो वैसे वैसे वॉन डर वाल फोर्स का स्ट्रेंथ घट रहा है। ठीक है, और अगर वॉन डर वाल फोर्स का स्ट्रेंथ घट गया तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा। ठीक है, वॉन डर वाल फोर्स का अगर हम स्ट्रेंथ घट गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। ठीक है, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मेरे को बताओ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा अगर वॉन डर वाल फोर्स कम होगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमें वॉन डर वाल फोर्स कंपेयर करनी है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, हमारी मैक्सिमम चीज़ हो गई है। बस हम अब कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है अब हमें। ठीक है, तो देखना है, मैंने पॉइंट्स बता दिए, उसी पॉइंट्स के हिसाब से हमें कंपेयर करना है। तो चलो करते हैं, करो फटाफट। चलो देखते हैं। देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन थी, सभी में क्या लंदन फोर्स ही ऑपरेट कर रही होंगी। लंदन फोर्स ही ऑपरेट कर रही होगी तो सिमिलर टाइप के फोर्स में हमारा क्या स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या साइज ऑफ फ्लोरीन से बड़ा साइज क्लोरीन का, क्लोरीन से बड़ा साइज ब्रोमीन का, और सबसे बड़ा साइज आयोडीन का। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा फोर्सेस का ऑर्डर हो गया। और यहाँ पे फोर्स तो हमारी सिमिलर टाइप की ही लंदन फोर्स ही लग रही होगी। ऐसे ही इनर्ट गैस में भी हमारी कौन सी, सभी में ही लंदन फोर्स ही लग रही होगी। लेकिन स्ट्रेंथ अगर हमें देखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर टाइप की फोर्स में हम क्या करते हैं, साइज से देख लेते हैं। और इस हीलियम से बड़ा नियॉन, नियॉन से बड़ा आर्गन, आर्गन से बड़ा क्रिप्टन, क्रिप्टन से बड़ा जेनॉन। तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसका। इसी तरीके से अगर हमें इन इनमें देखना है कि किस में ज़्यादा लग रही है, तो देखो वाटर तो क्या है, वाटर में तो डाइपोल प्रेजेंट है, तो ये तो डाइपोल है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉन पोलर है। यानी कि डाइपोल जब नॉन पोलर, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आएगा, क्लोज विसिनिटी में आएगा, यानी कि इसमें परमानेंट डाइपोल था, इसमें नहीं था, तो यानी कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स आएगी इसमें हमारी। यानी कि एक डाइपोल था और इसमें पास आने की वजह से इंड्यूस हो जाएगा, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स होगी। लेकिन अगर हमें स्ट्रेंथ देखने हैं और सभी में सिमिलर टाइप की लग रही है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, तो हम क्या साइज से चेक कर लेंगे। वाटर तो सब में सेम ही है, तो कॉमन चीजें जवाब नहीं देंगी। हीलियम से बड़ा नियॉन, नियॉन से बड़ा आर्गन, आर्गन से बड़ा क्रिप्टन, क्रिप्टन से बड़ा जेनॉन, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। HCl HBr HI में भी अगर हमें देखना है, अब HCl लिखा है तो हमें HCl और HCl में कंपेयर करना है खाली। तो HCl में किसका ज्यादा होगा, सॉरी HCl में कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी। HCl डाइपोल है और दूसरा HCl भी हमारा परमानेंट डाइपोल, दोनों में ही प्रेजेंट होगा, तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ही एक्ट कर रही होगी दो HCl के मॉलिक्यूल के बीच में, दो HBr के मॉलिक्यूल के बीच में भी डाइपोल डाइपोल फोर्स, और दो HI के मॉलिक्यूल के बीच में भी डाइपोल डाइपोल फोर्स, सभी में सिमिलर टाइप की फोर्स। तो साइज से हम चेक कर लेंगे, हमारा ये इसमें भी ऑर्डर आ जाएगा। सिमिलरली H2S H2SE H2TE में भी हमारा क्या, ये भी सब हमारे क्या हैं, डाइपोल ही हैं। तो इनमें भी हमारी कैसी फोर्स लग रही होगी, डाइपोल डाइपोल फोर्स लग रही होगी। आपस में नहीं देखना, H2S H2S में देखना है, H2SE H2SE में देखना है, और H2TE H2TE में देखना है। तो सब में हमारी डाइपोल डाइपोल फोर्स लग रही होगी। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो हमें अगर इनमें कंपैरिजन करना है तो सिमिलर टाइप की फोर्स में हम साइज से बता देंगे। तो सिंपल आंसर है, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप क्लियर होगा। अगले पे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन ये भी करो। ठीक है, एकदम ये लेक्चर के बाद एकदम सॉलिड हो जानी चाहिए चीज, कि उसके बाद कोई भी चीज बच ना जाए।
ठीक है, करते हैं। BF3, BCl3, BBr3, BI3 में अगर हम बात करें, तो देखो BF3 में हमारा क्या है, BF3 में हमारा क्या डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, नहीं डाइपोल मोमेंट नहीं है। BF3 हमारा देखो BF3 हमारा इस टाइप का होगा, 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, इसका म्यू 0 होगा, तो इसमें डाइपोल मोमेंट तो नहीं है, तो लंडन फोर्सेज ही लग रही होंगी लंडन फोर्स BF3 के बीच में, तो हम सिंपली साइज से ही चेक कर लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिमिलर ही चीज़ है। ऐसी BF3 BME3 में भी हमारी सिमिलर टाइप की फोर्स लंडन फोर्स ही लग रही होंगी, तो उसमें भी हम साइज से देख लेंगे, ठीक है। एमी मतलब ये 3 मिथाइल लगे हैं, तो बोरॉन पे 3 मिथाइल 3 CH3 का साइज तो बड़ा ही होगा इन कंपैरिजन टू कि बोरॉन पे 3 फ्लोरीन लगे हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसके ऊपर हमारी लंडन फोर्स ज़्यादा ऑपरेट होंगी, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन हीलियम में देखें तो फिर से हमारा हीलियम का क्या, हीलियम का हमारा साइज ज़्यादा है, हीलियम का हमारा साइज, इनर्ट गैसेस का हमारा साइज ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा हीलियम में हमारी क्या, दोनों में ही लंडन फोर्स लग रही है, लेकिन साइज ज़्यादा होने की वजह से मैग्नीट्यूड हीलियम में ज़्यादा हो जाएगा। CO2 CS2 में भी हमारा CS2 का ज़्यादा हो जाएगा, सेम रीज़न, दोनों स्ट्रक्चर लीनियर होंगे, लेकिन सल्फर का साइज ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। CH4 में अगर हम देखेंगे तो CH4 हमारा नॉन पोलर है, इसमें तो हमारी डाइपोल डाइपोल फोर्स लग रही होगी, सॉरी CH4 हमारा नॉन पोलर है, इसमें हमारी लंडन फोर्स लग रही होगी, CF4 भी नॉन पोलर लंडन फोर्स, CCl4 में भी हमारी लंडन फोर्स लग रही होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन का साइज छोटा, फ्लोरीन का साइज उससे बड़ा, क्लोरीन का साइज उससे बड़ा, तो हमारी सिंपल हमारा साइज के ऑर्डर में लिख दो, ठीक है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या, लंडन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी, या किसी भी सेम टाइप के वॉन्डरवॉल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, तो इसमें भी लंडन फोर्स थी सब में ही, ठीक है, इनमें भी लंडन फोर्स ही थी, इनमें भी लंडन फोर्स थी, इनमें भी लंडन फोर्स थी, इनमें भी, सभी में लंडन फोर्स थी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ साइज से ही चेक करना था, जिसका साइज ज़्यादा उसमें मैग्नीट्यूड ज़्यादा, ठीक। तो भी बात अपने को समझ में आ गई, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पर अगर हम कमेंट करें, ठीक है, तो ये मज़ेदार चीज़ है, मैं बताता हूँ ये, ठीक है। हेलोजेंस में जब P ब्लॉक में ग्रुप 17 पढ़ोगे तब मज़ा आएगा ये चीज़ पढ़ने में, लगेगा ये बात तो हमने पहले ही पढ़ ली थी, ठीक है, तो कई चीज़ें पहले पढ़ें तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर मैं बात करूँ वॉन्डरवॉल फोर्स का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में वॉन्डरवॉल फोर्स किस में ज़्यादा लग रही होगी, सब में लंडन फोर्स ही लग रही है, तो फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन में, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन में, ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन में, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वॉन्डरवॉल फोर्स लग भी कौन सी रही होगी, सब में लंडन फोर्स ही लग रही होगी, ठीक है, लंडन फोर्सेज ही लग रही होंगी, ठीक है। तो सिमिलर टाइप की फोर्स लग रही है, तो हमने साइज से एक निकाल लिया। अब देखो इससे हम कितनी सारी चीज़ें बता सकते हैं कि अगर लंडन फोर्सेज लग रही हैं और सबसे ज़्यादा आयोडीन में लग रही है, तो हम क्या बता सकते हैं कि देखो अगर हमें इसका स्टेट बताना है, फिजिकल स्टेट बताना है रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो देखो आयोडीन में हमारा सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स हो जाती है उतना ज़्यादा हमारा सॉलिडिफाई हो जाता है, इसी वजह से हमारा आयोडीन क्या होता है रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड होता है, ठीक है। ब्रोमीन में उससे कम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स होगी और फ्लोरीन क्लोरीन में और कम होगी, हालांकि लंडन फोर्स ही है लेकिन मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा फ्लोरीन क्लोरीन में, तो इसी वजह से Br2 जो होता है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, और फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं वो गैस होते हैं, क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स कम, लंडन फोर्स का मैग्नीट्यूड कम, तो थोड़ा सा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएंगे, जब अट्रैक्शन कम तो डिस्टेंसेस बढ़ जाएंगे, तो डिस्टेंसेस बढ़ जाएंगे तो एक गैस है, इसमें डिस्टेंस थोड़े से कम हो जाएंगे क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी सी ज़्यादा है इन दोनों के कंपेरिजन में, तो ये लिक्विड है, और आयोडीन में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज़्यादा है तो सॉलिड है रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। तो एक फिजिकल स्टेट्स वाली बात एक इनकी क्लियर हुई। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की चलो अब मैं बात बता ही देता हूँ, जैसे मैंने पहले ही बात करी थी, तो जैसे जैसे हमारा वॉन्डर वॉल फोर्स बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा,
तो फ्लोरीन से ज़्यादा होगा, क्लोरीन में क्लोरीन से ज़्यादा होगा, ब्रोमीन में ब्रोमीन से ज़्यादा होगा, आयोडीन में। तो जैसे जैसे हमारा वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या है, बेसिकली वेपराइज करने वाली बात है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा वो उतना ज़्यादा वेपराइज देर में होगा, सीधी बात है। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट करेंगी उतना ज़्यादा हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है। और बॉइलिंग पॉइंट एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, मोलर मास पे भी, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आप उससे भी देखो तो मोलर मास भी इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मोलर मास का भी यही ऑर्डर है, वॉन्डरवॉल फोर्स का भी यही ऑर्डर है, तो श्योरली ही बॉइलिंग पॉइंट इसी का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट वॉन्डरवॉल फोर्स और मोलर मास दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है, ये बात एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम केस में हमारा दोनों सिमिलर ही होंगे, जैसे कि इसमें भी देखो ये मोलर मास का भी यही ऑर्डर आ रहा है और उसका भी यही ऑर्डर आ रहा है, वॉन्डरवॉल फोर्स का भी, ठीक है। अब बात करें मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा सिमिलर ही चलेगा कि फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन, वही अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल। तुम ऐसे भी देख सकते हो, आयोडीन हमारा सॉलिड है, तो सॉलिड से इसको रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, तो सॉलिड से गैस पहुंचाना है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा ही होगा, ठीक है। और ये तो गैस ही है, ये तो गैस ही है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों का कम ही होगा, ऐसे भी देख लो, ठीक है। सिंपल बात है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इन चीज़ों को नोट करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। हमें कमेंट करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट गैस पे। पहले हमने कमेंट करा था किस पे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन, ये वही उसमें ग्रुप 18 में आएगा, पी ब्लॉक में, आईओसी में। हमें क्या साइज, पहले तो आसान है, देखो साइज पे कमेंट करना है, तो हीलियम से बड़ा नियॉन, नियॉन से बड़ा आर्गन, आर्गन से बड़ा क्रिप्टन, क्रिप्टन से बड़ा जेनॉन। ये थोड़ी आईओसी की चीज़ें ले रहा हूँ जिससे जो मैंने पढ़ा है वो चीज़ें क्लियर हो। हालांकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कैसे वर्क करती हैं। वंडरवॉल फोर्स किस में ज़्यादा लगेंगी, ऑब्वियसली सब में क्या लग रही है, सारे ही नॉन पोलर चीज़ें, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, नॉन पोलर है तो कौन सी लगेगी, लंडन फोर्स लगेगी। लंडन फोर्स लगेगी तो अगर लंडन ही लग रही है तो सब में हम साइज से देख लेंगे कि जिसका साइज ज़्यादा उसमें वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा लगेगी, और सभी में लंडन फोर्सेज ही लगेंगी, चाहो तो लिख लो यहाँ पे, ठीक है। लंडन फोर्सेज या डिस्पर्जन फोर्स या, ठीक है, समझ गए, बार बार तीनों नाम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोलर मास की बात करें तो मोलर मास भी हमारा सेम ही है, देखो, ठीक है। अब मोलर मास का भी अगर यही ऑर्डर है और वॉन्डरवॉल फोर्स का भी है तो बॉइलिंग पॉइंट का तो यही होगा। मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट वॉन्डरवॉल फोर्स और मोलर मास पे डिपेंड करता है, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर। क्यों, अगर बात करें वोलेटाइल नेचर की, तो वोलेटाइल नेचर क्या होता है, अब ये बात समझ में आनी चाहिए। वोलेटाइल नेचर होता है हमारा लिक्विड से गैस जाना, ठीक है। तो लिक्विड से गैस जाना किसका आसान है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब वोलेटिलिटी किसकी ज़्यादा, वोलेटिलिटी मतलब लिक्विड से गैस ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा किसका आसान है, वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा। तो लिक्विड से गैस ट्रांजिशन उसका आसान है भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है, हीलियम का है, तो ये वो ज़्यादा वोलेटाइल, तो वोलेटिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो वोलेटिलिटी का मतलब क्या, जिसका लिक्विड टू गैस ट्रांजिशन आसान है, और वो किसका, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। अगला आता है लिक्विफैक्शन, ठीक है। लिक्विफैक्शन बल्कि लिक्विफिकेशन, सॉरी लिक्विफैक्शन नहीं, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन का क्या मतलब है कि जिसका गैस टू लिक्विड ट्रांजिशन सबसे आसान है, तो गैस टू लिक्विड ट्रांजिशन किसका आसान होगा, हमारा यही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। कैसे ऑर्डर हो जाएगा, भाई हमारा गैस टू लिक्विड ट्रांजिशन है ना, मतलब हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनडायरेक्टली एक कंडेंसेशन पॉइंट भी तो है,
देखो वो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा कंडेंसेशन मतलब गैस है हमारे पास। अब गैस से लिक्विड लाना है तो उधर से मतलब अगर गैस है, गैस से लिक्विड लाना है तो जो बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो हमारा कंडेंसेशन पॉइंट हो गया। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, जिसपे हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट करे या फिर गैस लिक्विड में कन्वर्ट करे, वही तो बोलते हैं। बस अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट कर रहा होता है मतलब टेम्परेचर सेम होता है, टेम्परेचर वाइज बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट आर सेम थिंग। बट अगर लिक्विड से गैस वाले ट्रांजिशन की बात करते हैं तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं, गैस से लिक्विड वाले ट्रांजिशन की बात करते हैं तो उसको कंडेंसेशन पॉइंट बोल देते हैं। तो अब हमें लिक्विफिकेशन करना है, मतलब गैस से लिक्विड बनाना है। तो अब लिक्विड बनाना है गैस से, तो कौन सा आसान है गैस से लिक्विड बनाना? ऑलरेडी गैस है तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उल्टा सोचो ना अब। ठीक है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ऐसा सोच सकते हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका कंडेंसेशन पॉइंट कम है, क्योंकि आप गैस है तो आप उसका टेम्परेचर क्या करोगे, कम करोगे। टेम्परेचर कम करोगे तभी तो लिक्विड बनेगा गैस से। भाई पानी है, पानी को गर्म करते हो तभी भाप बनती है, भाप को ठंडा करोगे तभी तो पानी बनेगा। तो टेम्परेचर कम करना है, तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा था उसका कंडेंसेशन पॉइंट कम हो गया। जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो पहले कौन लिक्विफाई करेगा, जिसका कंडेंसेशन पॉइंट कम होगा, और कंडेंसेशन पॉइंट कम किसका होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो वही बॉइलिंग पॉइंट वाला ऑर्डर आ गया। ठीक है, लिक्विफिकेशन वाली चीज़ बहुत पूछी जाती है, ये वाली चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, इनफैक्ट लास्ट की दोनों चीज़ वोलेटाइल भी और लिक्विफिकेशन भी, उसमें भी लिक्विफिकेशन ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और सारी हमारी वीक फोर्सेस, हालांकि वीक फोर्स है भाई, सबसे खतरनाक यही फोर्स है, यही पूरे केमिस्ट्री में। अब एक ब्यूटीफुल नोट डाल के बात को समझो, बिल्कुल एकदम लास्ट पे हम लेक्चर के, एकदम अंतिम चरण एकदम। लेकिन क्या अब इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने देखा कि हमने ये बात समझी थी कि हमारा पोलर पोलर, जैसे कि हमारे दो टाइप के हमने मॉलिक्यूल से बात स्टार्ट करी थी, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हमने बात करी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे तो उनके बीच में हमारी कौन सी फोर्स लगेगी, लंडन फोर्स लगेगी। ठीक है, डिस्पर्जन फोर्स, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल फोर्स लगेगी। ठीक है, और हमारा कोई सपोज हमारा क्या, अगर एक पोलर है एक नॉन पोलर है तो उसके बीच में हमारी डायपोल, इंड्यूस डायपोल फोर्स लगेगी। ठीक है, एक पोलर है तो उसमें परमानेंट डायपोल था और एक नॉन पोलर है उसमें डायपोल इंड्यूस हो जाएगा जब वो पास आएंगे। ठीक है, अब दोनों पोलर है तो उसमें हमने बात करी थी कि डायपोल डायपोल फोर्स लगेंगी। ठीक है, वो स्ट्रांग हो सकती है, उनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह देंगे, या वीक हो सकती है, उनको किसम फोर्सेस कह देंगे। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है कि इन तीनों फोर्स का ऑर्डर क्या था, कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाली थी डायपोल डायपोल, फिर डायपोल इंड्यूस डायपोल, फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। पहली बात तो ये चीज को ध्यान रखो जो मैं बोलने जा रहा हूं, कि अगर इन तीनों में कोई हायर वाली फोर्स, ज्यादा ताकत वाली फोर्स लग रही है तो नीचे वाली तो लगेंगी ही लगेंगी। ये बात समझ में आनी चाहिए एकदम क्लैरिटी से, कि पोलर पोलर है तो पोलर पोलर के बीच में डायपोल डायपोल फोर्स लगती है, बात ठीक है। ठीक है, अब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वीक हो सकती है, किसम फोर्स हो सकती है, लेकिन इसके नीचे वाली डायपोल इंड्यूस डायपोल भी लगेगी और इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल लगेगी। इनकी हम बात नहीं करते हैं क्योंकि ऊपर वाली ताकतवर है, इसलिए हम डायपोल डायपोल से ही काम चला लेते हैं। सपोज हमारा चीज है ऐसे, हमारी बात है HCl और HBr, अगर इन दोनों में हमें फोर्स बतानी है कौन सी लगेगी, तो देखो दोनों हमारे क्या है, अब इन दोनों में अगर मैं फोर्स पूछूं कौन कौन सी लग रही है, तो देखो ये इसमें क्या है, इसमें परमानेंट डायपोल प्रेजेंट है, इसमें भी परमानेंट डायपोल, तो डायपोल डायपोल फोर्स तो हमारा अब तक आंसर होता। लेकिन वो तो अगर एक पूछी जाए, अगर चार ऑप्शन है और ये चारों ऑप्शन है तो बेस्ट आंसर फिर डायपोल डायपोल फोर्स है। ठीक है, लेकिन अगर चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव है, कि डायपोल डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स, इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्स, सॉरी इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स, तो ये नीचे वाली तो लगेंगी ही लगेंगी, डायपोल इंड्यूस डायपोल भी लगेगी, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल भी लगेंगी। ये बात ध्यान रखना बिल्कुल एकदम, इसीलिए मैं लास्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज नहीं तो कंफ्यूज कर देती है। शुरू में बताया था तो कंफ्यूज हो जाते कैसे सारी लग रही है।
ठीक है। बेसिकली इसको ऐसे समझो कि तुम समझ रहे हो कि इंडक्शन जो होगा वो सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हो सकता है। यही तो अभी तक पढ़ रहे थे कि नॉन पोलर है तो उसमें एक में इंस्टेंटेनियस हो गया, दूसरे में इंडक्शन हो गया। ठीक है, देखो इंस्टेंटेनियस डायपोल तो कहीं भी प्रोड्यूस हो सकता है, चाहे हमारा पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। ठीक है, अब ये समझो कि इंडक्शन सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल में नहीं हो सकता, पोलर मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। ठीक है, वो तो एक बात है ना कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। अब हो सकता है कि 2 दोस्त हैं, एक है बहुत ज़्यादा पार्टी करने वाला है, बहुत ज़्यादा एकदम मस्त मौला रहने वाला है, दोस्त बनाने वाला है एकदम, और एक बहुत ज़्यादा दब्बू-सा है। ठीक है? तो अब जब दोनों दोस्ती करेंगे, सपोज़ एक दब्बू 2 दोस्त हैं, एक द दब्बू वाला है और एक हमारा पार्टी करने वाला, बहुत एकदम हाई-फाई, बहुत मज़े में रहने वाला है एकदम, ठीक है? इस टाइप से रहने वाला है। ठीक है, तो अगर दोनों की दोस्ती हुई तो कौन-सा इंड्यूस होगा? ये तो दूसरे वाले की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है ना कि दूसरा वाला कैसा है, कि कौन ज़्यादा उनमें शक्तिशाली, मतलब शक्तिशाली की क्या मतलब, कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप का है, ऐसे समझ सकते हो। तो अगर अगर जो दब्बू व्यक्ति है, लेकिन वो जब अकेले में दोस्त है तो वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है? तो ठीक है, भले ही लगता ना हो, तो ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा एकदम मस्त मौला रहने वाला है, जो बाहर ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है और एक जो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है, तो जो एक्सट्रोवर्ट टाइप का है, वो ही इंट्रोवर्ट पे डोमिनेट करेगा। ठीक है, ऐसा लगता है, लेकिन जब अंदर हो तो हो सकता है कि इंट्रोवर्ट वाला एक्सट्रोवर्ट को डोमिनेट कर दे। ठीक है, तो इंडक्शन दोनों में हो सकता है कि जो हमारा पार्टी करने वाला दोस्त था, दोनों ही पार्टी करने लग जाएँ। अगर पार्टी वाला डोमिनेट एक्सट्रोवर्ट वाला डोमिनेटिंग हुआ तो इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट बना देगा, लेकिन इंट्रोवर्ट वाला डोमिनेटिंग हुआ तो एक्सट्रोवर्ट को भी इंट्रोवर्ट बना सकता है। मतलब इंडक्शन दोनों में हो सकता है, पोलर मॉलिक्यूल में भी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी। तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स पोलर मॉलिक्यूल में तो लगी जाएगी, और इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्स तो कहीं भी आ जाता है। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस फिर कहीं भी हो सकता है। तो ये तीनों तरीके की फोर्स ही लग सकती हैं इसमें। ठीक है, पोलर पोलर मॉलिक्यूल में अगर पोलर पोलर कॉम्बिनेशन है तो तीनों टाइप की फोर्स ही लगेंगी। बेस्ट आंसर लेकिन ये वाला है, डायपोल डायपोल सिंगल करेक्ट है, और ये तीनों में ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है, तो डायपोल डायपोल फोर्स बेस्ट है आंसर है, नहीं तो तीनों हमारा बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है। अगर हम बात करें पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, पोलर नॉन पोलर के बीच में, तो पोलर में हमें पता है डायपोल होता है और इसमें हमारा डायपोल नहीं होता, तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स तो हमारी इसमें पता ही हमें होती है। लेकिन वही बात है ना कि इंस्टेंटेनियस डायपोल तो इसमें होगा ही ना पोलर में भी, तो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल भी हो जाएगी। ठीक है, इसमें हो सकता है इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रोड्यूस हो जाए, तो वो नॉन पोलर में क्या इंड्यूस कर दे, तो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल भी हो जाएगी। एक एग्जांपल लिख लें, सपोज हमारा H2O और जेनन। ठीक है, तो H2O जेनन के बीच में हमारी कौन सी हो गई फोर्स पूछी जाए, तो डायपोल इंड्यूस डायपोल भी, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल भी, सिंगल करेक्ट में डायपोल इंड्यूस डायपोल, और नहीं तो दोनों आंसर आएंगे, डायपोल इंड्यूस डायपोल भी, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल। ठीक है, ऊपर एग्जांपल देखा था HCl HBr, उनमें तीनों फोर्स। ठीक है, अगर नॉन पोलर के बीच में है, ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया सपोज क्लोरीन और हीलियम, अगर इनके बीच में पूछा है, तो क्लोरीन हीलियम के बीच में पूछा है, तो हमारी दोनों ही नॉन पोलर है, दोनों के बीच में एक ही टाइप की फोर्स हमें पता भी थी अब तक, और वही लगेगी भी, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ध्यान रखो, अगर तगड़ी वाली लग रही है तो नीचे वाली सारी फोर्सेज लगेंगी। ठीक है, ये यहाँ पे बात हुई हमारी इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल लगेंगी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। तो हमने यहाँ पे जो हमने स्टार्ट करी थी, आज का लेक्चर हमने जो स्टार्ट करा था, कहाँ से स्टार्ट करा था हमने आज का लेक्चर, यहाँ से स्टार्ट करा था। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमने पढ़ी थी सबसे पहले। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हमने जाना था कि दो तरीके की फोर्सेस हो सकती हैं, एक हमारी अट्रैक्टिव फोर्स हो सकती है, एक हमारी रिपल्सिव फोर्स हो सकती है। रिपल्सिव को तो हम अलग से एक सेगमेंट में देख लेंगे। ठीक है, अभी एक और लेक्चर होगा इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। अट्रैक्टिव में अभी हमने देखा वॉन्डरवाल फोर्स हमने देख ली, कीसम डिबाइड डिस्पर्जन, ये सारी ही फोर्सेस को हमने देख लिया।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बचा है हमारा और एक रिपल्सिव फोर्स का बहुत छोटा-सा एक सेगमेंट हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस रिपल्सिव जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको देख के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाला पोर्शन रैप अप करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।